जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हमारा यकीन बैच है और उसकी पहली क्लास है जिसमें आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और यहाँ पर पहला लेक्चर जो कि लेक्चर जीरो के नाम से मैंने रखा है, हम इसमें यूजीसी नेट प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। और ये बैच यकीन बैच है और सदफ एकेडमी के जरिए शुरू किया गया है। इंशाल्लाह इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी करना है, किस तरीके से हमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हमें यूज करना है। और मोस्टली हमारे मदरसे के बच्चे कौन सी गलतियां करते हैं उनको भी हम नजर में रखेंगे, ताकि ताकि वो गलतियां हमसे ना हों और अच्छे तरीके से इसी बार में हम जेआरएफ हासिल कर सकें। कोई सा भी हमारा अटेम्प्ट हो, पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, और इसी अटेम्प्ट में हम जेआरएफ हासिल कर सकें। मैं इसी यकीन दहानी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हर एक बच्चे को, हर एक भाई को देखना चाहता हूं। आपका चौथा अटेम्प्ट है तब भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसी में ही जेआरएफ निकलेगा। आपका पहला अटेम्प्ट है तब भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसी में जेआरएफ निकलेगा। और आप स्लाइड्स के साथ देखेंगे इंशाल्लाह, वो चीजें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तैयारी किस तरीके से की जाए, आपको जैसा कि मालूम है कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जाम। आप एग्जाम के नेचर को समझने की कोशिश करें। एग्जाम का नेचर, एग्जाम स्कीम यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम स्कीम क्या है। एग्जाम स्कीम ये है कि इसमें दो पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर का नाम दिया जाता है जो कि है सभी के लिए, और उसके बाद दूसरा पेपर जो कि पेपर के नाम से आता है, जो कि सबका अपना पेपर होता है। किसी का अरबिक होता है, किसी का उर्दू होता है, किसी का साइकोलॉजी होता है, किसी का फिलोसफी होता है, किसी का कॉमर्स होता है, किसी का मैनेजमेंट होता है, किसी का इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर पेपर टू अरबिक है और स्पेशल उसके लिए भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 100 नंबर का हमारा पेपर वन होता है। और उसमें ये डिलीट कहाँ से होगा जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पेपर वन आपका 50 क्वेश्चन का यानी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आगे मैं बात करूंगा कि कितने का टारगेट करना चाहिए, और पेपर वन के ताल्लुक से हमारे बच्चे या हमारे भाई क्या क्या गलतियां करते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और पेपर वन में कहाँ तकलीफ आती है उस तकलीफ के पर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। पेपर वन, अगर आज हम बात करें 100 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको 70 नंबर, 70 मार्क्स लाने के लिए कोशिश करना ही होगी। 70 मार्क्स से कम आप सोच नहीं सकते हैं। पेपर वन में आपको 70 प्लस लाना ही होंगे। आज के टाइम पे, जिस टाइम मैं था वहां पर कट ऑफ उतनी नहीं होती थी, फिर भी 70 टारगेट बनाने की बात की जाती थी। लेकिन आज जब कट ऑफ आपकी जनरल के लिए 240, 236, 235, 232, 234 यहां तक पहुंच चुकी है, ओबीसी के लिए 224, 226, 222 यहां तक पहुंच चुकी है, जहां पर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि पेपर वन में आप 70 प्लस मार्क्स लेके आए। और वो 70 प्लस मार्क कैसे आएंगे उस पर इंशाल्लाह आपके सामने हम गुफ्तगू करेंगे। इसी तरीके से पेपर टू, जो कि आपका 100 क्वेश्चन मुश्तमिल होता है, 200 मार्क्स का, यानी उसमें आपको टारगेट जो बनाना चाहिए वो कभी भी आपका 75 प्लस से कम नहीं हो सकता है। आपको 75 से ऊपर का टारगेट बनाना है। और इस टारगेट के तहत 75 से 85 का टारगेट आपका होना चाहिए। मार्क्स का आपको तैयारी करना है और इतने मार्क्स आपको लेकर आना है। ठीक है। तो कॉमन थिंग्स, ये नेचर ऑफ एग्जाम आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एग्जाम का नेचर ही पता नहीं होता और तैयारी करना शुरू हो जाते हैं, और गलतियां बहुत सारे बच्चे जो। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिल्ड योर लैंग्वेज फर्स्ट। तो सबसे पहले अपनी जुबान पर काम करना है। सबसे पहले अपनी जुबान पर काम करना है। मैं तो कहता हूं कि मदरसे वाले जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ मार खाते हैं, बल्कि हमारे अरबिक वाले जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर मार खाते हैं। उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका जेआरएफ नहीं निकलता है। और इसको मैं फाउंडेशन का नाम भी देता हूं कि आप फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन ठीक करें। अगर यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए कोई चीज फाउंडेशन का काम करेगी तो वो आपका यही लैंग्वेज होगी।
और लैंग्वेज दो आती है यहाँ पर, एक लैंग्वेज आपकी वन के लिए, चलो पेपर वन को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, उससे पहले भी अगर हमारा अपना सब्जेक्ट था, उसमें अरबिक लैंग्वेज की जरूरत होती है, अरबिक लैंग्वेज की जरूरत होती है। कितने सारे बच्चे वो सिर्फ रट्टे पे फोकस कर रहे हैं। मुझसे पहले वाला जो एग्जाम होता था, मेरा एग्जाम था 2020 का, उससे पहले के जो एग्जाम होते थे, हो सकता था वो रट्टे पर फोकस होते थे। और आप समझो, मैं इफ्लू में था, इफ्लू में हमारे एक इकबाल सर हैं, जामिया में आए हैं, अपनी जगह गए होंगे, बूढ़े हैं, उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया। मेरा जेआरएफ निकला, उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया, रट के निकाल लिया इसने, ठीक है, पहले सब्जेक्टिव होता था। तो रट्टा मतलब जब ऑब्जेक्टिव आया तो रट्टे के पीछे चीजें आ गई थी कि रट्टे से हो जाता है, रटने वाली चीजें। लेकिन उसके बाद जब एनटीए यूजीसी नेट को पता चला कि बच्चे रटने से, बहुत सारे बच्चे उनकी सलाहियत नहीं है, पीएचडी में है, अरबिक बोल नहीं पाते, छोटी सी इबारत वो हल नहीं कर पाते, तो उनका मूड कहाँ से चेंज होने लगा, रेक्टिफिकेशन से अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर जाने लगे, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे पैटर्न को चेंज किया। और 2020 ऑनवर्ड्स आपका 2021, 22, 23, 24 लगातार आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। और वो एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और उस बदलते एग्जाम के पैटर्न पर कैसे आपको काम करना है, मैं आपके सामने उसको रखने की कोशिश करूंगा। तो लैंग्वेज आपको बनाना है। इसमें एक एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। एक बच्चा था, उसका 4-5 अटेम्प्ट मेरे साथ उसने पढ़ाई करना शुरू की थी, बच्ची बल्कि बोलो, ठीक है, मेरे साथ उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की थी। जिस बार मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उस बार उन्होंने भी पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने 4 बार या 3 बार पढ़ा दिया, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकला। फिर मैंने उनको ऑप्शन दिया, प्रिपरेशन छोड़िए, जाइए अपनी अरबी का अच्छी करिए, आपको अरबी का अच्छी आना चाहिए, भी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। उनको ये मेरी बात बुरी लगी, उनको मेरी ये बात बुरी लगी, और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया और तैयारी में लगे लगे रहे, आज तक उनका एग्जाम नहीं निकला है। और ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को, अल्लाह की कसम, देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि हमने तो सब याद किया था, हम तो सब याद करके गए थे। अरे भाई, आप सब याद करके गए थे, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने आया, कितने बच्चों से मैं मिला हूं, रीडिंग कंप्रेhension एरिया है हमारे आर्टिकल में भी, 10 नंबर के रीडिंग कंप्रेhension छोड़ के आते ही लोग। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में समझ में आ जाए, ऑप्शन में क्या दिख रहा है समझ में नहीं आता, ट्रांसलेशन फिर कहाँ से होगा? जबकि मैं कहता हूं, वो सारे बच्चे, मिसालें हमारे सामने हैं, जिन्होंने 2-2 महीना सिर्फ पढ़ के अपनी तैयारी, उन्होंने जेआरएफ भी निकाला। उसका रीजन क्या था? उनकी अरबिक अच्छी थी। जब उनकी अरबिक अच्छी थी तो कौन कौन सी चीजें उनके लिए हेल्पफुल हुई और कितने नंबर वो यूं ही उठाकर ले गए? उनकी अरबिक अच्छी थी, जिसकी वजह से ग्रामर के 5 से 10 क्वेश्चन यूं उड़ा कर ले गए, वो जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैं अपना कहूंगा, हम जहां जिस मदरसे में पढ़ते हैं, हमने इन डेप्थ हमने सर्फ और नहू पढ़ी है 5-5 साल, तो हमें ग्रामर के लिए पागल होने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें काफी डेप्थ में इसकी चीजें आती हैं, और एग्जाम में कभी भी हमें परेशान नहीं कर सकती। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, जब उनकी अरबिक अच्छी होती है, ग्रामर के 5-10 क्वेश्चन उड़ा के ले जाते हैं। इसी तरीके से रीडिंग कम्प्रेhension के, जिनकी अरबिक अच्छी नहीं होती, जिनके लिए बोझ है रीडिंग कम्प्रेशन 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन उनके लिए हलवा है, कोई माना ही नहीं लगता। वहां से 10 में से 8 क्वेश्चन ले लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग चलो हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग जिस तरीके से भी होगी, नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सारे के सारे वो क्वेश्चन सही कर लेगा, लेकिन अरबिक अच्छी होने की वजह से ग्रामर के 5 से 7 क्वेश्चन वो अच्छे कर लेता है, रीडिंग कम्प्रेhension के 8 क्वेश्चन यहाँ से उठाकर ले जाता है, 7 मानो प्लस 8, 15 क्वेश्चन उसके हो गए। इसी तरीके से ओवरऑल जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, कभी शायरी में बलागा आसान हो जाती है। अगर आपकी अरबिक अच्छी नहीं, आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, तो बलागा आपको समझ में नहीं आ सकती, है ना? जब आपको तर्जुमा ही नहीं आता है किसी भी चीज का, अरबिक का, अरबिक टेक्स्ट का, तो आप बलागा कहाँ से समझ सकते हैं? क्योंकि बलागा ऊपर की चीज है, बलागा आगे की चीज है। तो बलागे के क्वेश्चन उनके लिए आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर वो जामिया में पढ़ के आते हैं या ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहां पर ट्रांसलेशन पे अच्छा काम होता है, तो ट्रांसलेशन के 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से अक्सर क्वेश्चन उनके लिए इजी हो जाते हैं, है ना? 8-10 क्वेश्चन उनके लिए इजी हो जाते हैं। तो जिनकी अरबी अच्छी होती है, मेरा मानना है, बगैर पढ़े वो 20-30 क्वेश्चन यहां से उठा के ले जाते हैं, बगैर पढ़े ले जा सकते हैं और ले जाएंगे, और
ले जाते रहेंगे। मदरसे के बच्चे जो टॉप नोच आते हैं, जिनकी अरबी बहुत अच्छी होती है, और ट्रांसलेशन पे भी अगर जामिया वगैरह में पढ़ के उनका ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा हो गया, तो 20-30 क्वेश्चन वो यूं ही उड़ा के ले जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे भाई बहन जिनकी अरबी अच्छी नहीं है, उनको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगेन मैं फिर कहूंगा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? जी सर। ज्यादा? जी थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज्यादा नहीं। अभी कुछ समझ में आया नहीं आया अभी? जी सर। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहूंगा, जो भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है, उसको आज के वीडियो को या आज के लेक्चर को आपको जो भी समझ में आए, मेरी बातें जो भी आपके लिए, आपसे रिलेटेबल हो, आपसे रेजोनेट करे, उसको लिखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये पूरी आज का लेक्चर आपका गाइड के तौर पे काम करेगा इंशाल्लाह। और एक ऐसे बच्चे जिसके 250 मार्क्स आए थे, बच्चे ने मुझे दिखाया मेरे ऐसे ही लेक्चर्स के, उसके नोट्स आज तक भी मौजूद हैं, और उसने मुझे भेजा कि, और उसी से ही मैंने फिर देखा कि ठीक है, ये बातें मैंने उस टाइम पे बताई थी, फिर से वही उस तरह की बातें बताता हूं। तो आज की वीडियो में आप नोट जरूर बनाइएगा। आज के लेक्चर में जो भी मैं बताने यहां जा रहा हूं, आपसे जो रिलेट करेगा अच्छी बात है, आगे दूसरों को भी काम देगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पर काम करना है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी बात में आ जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से पेपर वन कितने बच्चों के लिए मुश्किल होता है बताओ? नहीं तो कह रहे हो कि सर आप पेपर वन के लिए क्लासेस जारी कीजिए, क्लासेस लाइए। क्लासेस लाएंगे इंशाल्लाह, मैं इस बार फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उर्दू में जितना हो सकेगा, जितना मेरा टाइम होगा, मैं आपको फ्री में उर्दू में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इंग्लिश की वजह से बहुत सारा पेपर वन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और उर्दू वाले बच्चे मैं कितना देखता हूँ, उनके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 24 सही हो रहे हैं। चाहिए कितने? 30 प्लस चाहिए। और इंग्लिश कमजोर होने की वजह से उनको दिक्कत होती है, और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। चलो अभी मैं इसमें गाइड करूंगा कि आपको कैसी भी इंग्लिश हो या किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है लैंग्वेज। आपकी बुनियाद से नहीं हुई इंग्लिश, तो आपके लिए जीआरएफ एक देरीना ख्वाब बन सकता है। आपके लिए नेट जीआरएफ एक दूर का ख्वाब बन सकता है। और बहुत सारे बच्चों को मैं 4-5 साल से ऑब्जर्वेशन में लिया हुआ हूं, उनके लिए वो बन रहा है, और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको इक्वल फोकस ऑन बोथ पेपर, दोनों ही पेपर आपको बराबर ध्यान देना है। दोनों ही पेपर। अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। कल ही एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने कहा कि मैंने पेपर वन के लिए एक वर्ड नहीं पढ़ा। अरे कह रहे हो कौन सी तैयारी कर रहे हो आप? ये कौन सी तैयारी होती है जो पेपर वन के लिए एक वर्ड नहीं पढ़ा था आपने? पेपर वन के लिए सिर्फ 2-4 यूनिट पढ़ के चले गए थे, तो कौन सी तैयारी होगी आपकी? ऐसे निकलता है एग्जाम, आपके पास 20 यूनिट है, या कह रहा हूं 20 यूनिट में से एक भी यूनिट छोड़ने की आपको इजाजत नहीं है। एक भी यूनिट, अगर एक भी यूनिट छोड़ के आएंगे, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। डीआई छोड़ेंगे 5 क्वेश्चन, बगैर देखे छोड़कर आएंगे। मैथ छोड़ेंगे, 5 क्वेश्चन यूं ही छोड़कर आएंगे आप। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स बहुत बड़े होते हैं। आप रिसर्च एप्टीट्यूड छोड़ेंगे, वहीं आपको परेशानी हो जाएगी। ताका आप छोड़कर आएंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन इंग्लिश वाली, उसको छोड़कर आएंगे, आपको वही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से अरबिक की रीडिंग कंप्रहेंशन जो है, 10 क्वेश्चन आपका शायरी से और नस्र से जो आते हैं, फौरन आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों पेपर पर आपको बराबर ध्यान देना है। मैं हमेशा से नसीहत करता आ रहा हूं मदरसे वालों को कि आप पेपर वन को इग्नोर करके कभी भी जेआरएफ तो हासिल नहीं कर सकते। नेट तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन पेपर वन को इग्नोर करके कभी भी जेआरएफ हासिल नहीं किया जा सकता है। और यही चीज मैंने अपनी, जब मैंने जेआरएफ निकाला था, पेपर वन पे बहुत काम किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा काम किया था। और इसी तरीके से नईम सर से जब हमारी बात हुई थी पिछली बार, तो नईम सर ने भी कहा कि मुझे लगा मेरा पेपर वन वीक है, तो पेपर वन पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और
पेपर वन को छोड़ेंगे तो जेआरएफ फिर आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज खुदारा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट होगा, जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट है, वो ये मत समझे कि हमारा पहला अटेम्प्ट है, हम इसे देखने जा रहे हैं। यही देखेंगे, एग्जाम दे के देखेंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट में, काफी अच्छा टाइम है अभी हमारे पास, इनफ ड्यूरेशन है, 3 से 4 घंटे हैं, इसमें अच्छे से तैयारी की जा सकती है जेआरएफ की। इतना ही टाइम चाहिए होता है जेआरएफ को, लेकिन अभी से आपको फुल टाइम लगना होगा। फुल टाइम का मतलब है 6 से 8 से 10 घंटा आपको लगना होगी अभी से। 4 घंटा, 4 मंथ इतने इनफ होते हैं, मेरे भी इतने थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे मेरे, जितनी मैंने तैयारी की थी, ठीक है। लेकिन अभी से आपको फोकस्ड जाना होगा, और ये मत समझिएगा कि हमारा पहला अटेम्प्ट है तो हम ऐसे ही देखने जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर आप पहले अटेम्प्ट में अगर इस तरीके से देखने चले गए तो फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। क्योंकि बुनियाद, ये पहला अटेम्प्ट आपकी बुनियाद बनेगा, और आपने बुनियाद कमजोर कर दी। पहले अटेम्प्ट आप देने गए, पहले अटेम्प्ट में आपके आए तकरीबन 40%, 50%, 60%, जो कि बहुत अच्छे नहीं है, 20%। और ये आपको हमेशा रुलाएंगे और आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये बात एक डाटा के मुताबिक, एक डेटा के मुताबिक, हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में निकालने वाले 60% बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकालने वाले होते हैं। 60% बच्चे। तो यहां पर जो भी पहले अटेम्प्ट वाले हैं, वो इस चीज को जहन में ना रखें कि ये सिर्फ देखने के लिए, आपको जान लगाना होगी। अब्दुल अजीम के साथ आए हो आप आज, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। पेपर वन के लिए भी गाइडेंस फुल तरीके से आपको दी जाएगी, और पेपर वन का भी, उसके लिए भी कंटेंट में आपका यूट्यूब पर या कोई फ्री बैच निकाल के आपको यहीं पर कहीं पर देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में आपको फुल फोकस्ड जाना है, फुल फ्लेश्ड जाना है, बहुत जबरदस्त अंदाज में जाना है कि इसी में निकालना है। क्योंकि 100 से 115 दिन या 110 दिन आपके पास है, जो कि बहुत इनफ होते हैं। क्योंकि ये वो कंटेंट है, अरबिक का मान लो मिसाल के तौर पे, अरबिक को ये बच्चे अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने भी अरबिक में काफी कुछ पढ़ा होता है। यहाँ से आमिर तो पढ़ रहे थे, हाँ, ट्रांसलेशन के तो पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन के क्या आपके एग्जाम नहीं होते थे क्या? इसके बारे में आपके आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया? कितने बच्चे एमए करके आ गए, वहां पर आपको बताकर नहीं बताई, पढ़ाई गई होती है ना। बहुत सारा कुछ पढ़ाया गया होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको उसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं। इसी तरीके से फिक्स योर पोजीशन एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या है? आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। नंबर एक, कुछ बच्चे पहले अटेम्प्ट वाले होंगे, उसके बाद 2 3 4 अटेम्प्ट वाले होंगे। अपने आप का पता लगाएं, अपने आप को एनालाइज कराएं, करें कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या वीक एरियाज हैं। आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है? हम्म, आवाज नहीं आ रही, कोई बोले। अभी सर सही आ रहा है, जब आप लेक्चर दे रहे हैं तब आवाज थोड़ा कट रही है। कब? जब लेक्चर दे रहे हैं तभी कट रही है आवाज, जोर से जब बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर बीच में। ये क्यों हो रहा है? चलो मैं शुरू करता हूँ, आप बोल देना, ठीक है। ये लिखिए मत, लिखने में मैं फिर वो उधर चला जाता हूँ, देखता नहीं हूं मैं। बोल दिया करें। आगे याद रखना, बोलने का रखना मेरे उसमें, ये लिखने का कम ही रखना। हाँ, गर्ल्स हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन लड़के आप मत छुपो, ठीक है। तो बताना आपकी, ठीक है। फिक्स योर पोजीशन एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। आपको अपनी पोजीशन पता लगाना है। पोजीशन का मतलब ये है, पहले अटेम्प्ट वाले उनकी जो भी पोजीशन है उनको तो बेचारों को शुरू करना है। लेकिन माना जिनका दूसरा अटेम्प्ट है, जिनका तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, आप देखो आप कहाँ पर खड़े हो। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपकी क्या पोजीशन रही, कैसे मार्क्स आए, कहाँ वीक एरियाज थे, कहाँ आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब जो भी आपकी मिस्टेक्स थी,
उनको आपको हल करना है। किसी ने पेपर वन को इग्नोर किया तो पेपर वन को अच्छे से पढ़ लेना, किसी ने बलागा का पोर्शन छोड़ दिया था वो बलागा को अच्छा कर ले, कोई मैथ का छोड़ गया था तो मैथ और डीआई को अच्छा कर ले। आप अपनी पोजीशन को पता लगाना, उसके समय आपको पढ़ना है। इसी तरीके से फिक्स योर डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन अपना बनाना है। आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है। अभी ब्रेक नहीं हुई इसमें अभी जो बोला? नहीं सर। नहीं नहीं। ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है। फिक्स योर डेली रूटीन, फिक्स योर पोजीशन, डेली रूटीन इज मस्ट। यहाँ डेली रूटीन में आपकी पोजीशन क्या है, ऊपर भी मैंने पोजीशन फिक्स कराई थी। वो पोजीशन है आपकी तैयारी। आप कहाँ खड़े हो, पहले अटेम्प्ट वाले, दूसरे अटेम्प्ट वाले, तीसरे अटेम्प्ट वाले। तीसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई प्रीवियस अटेम्प्ट में, मैंने मेहनत नहीं की, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, क्या हो गया था वो आपको देखना है। अब यहाँ पर डेली रूटीन में आपकी पोजीशन क्या है? डेली रूटीन में भाई साहब आपकी पोजीशन ये है कि आप कितने बिजी हो। कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, ठीक है, किसी का एमए हो गया है, किसी का एमए हो गया और वो टीचिंग करने लगा है, कोई अभी एमए चल रहा है, तो ये काफी अलग अलग लोग हैं। इसका मतलब ये है कि आप पता लगाएं अगले 110 दिन में, या हम 100 दिन की इबारत हम इस्तेमाल करेंगे, अगले 100 दिन में आपके पास कितना टाइम है डेली। आप इस एग्जाम के लिए डेली कितना टाइम निकाल सकते हैं, कितने भी बिजी हो पता होगा आपके पास। 3 महीने का शेड्यूल, 4 महीने का, 3.5 महीने का, 15 दिसंबर को आपका एग्जाम मान के चले, तो आपका शेड्यूल क्या है, आप फुल फ्री हैं तो आप देखिए आपको कितना पढ़ना है। कोई 3-4 घंटे निकाल सकता है, कोई 6 घंटे निकाल सकता है, कोई 10 घंटे निकाल सकता है। आप अपनी पोजीशन फिक्स करिए और उसके मुताबिक पढ़ना शुरू करिए। उसके मुताबिक कैसे पढ़ना है? उसके मुताबिक आपको ऐसे पढ़ना है कि रोजाना ही आपको दोनों पेपर के लिए पढ़ना है। डेली रूटीन आपका होना चाहिए। अगर जेआरएफ का सपना आपको पूरा करना है तो आप जितनी डिस्ट्रैक्शन है आज के दौर में, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये टिकटॉक, ये सारी चीजें आपको डिलीट करना होंगी। वरना जेआरएफ जो, जिसकी औकात सिर्फ 4 से 6 महीने की है, जिसकी औकात सिर्फ 1 साल की है, वो जेआरएफ आपका सपना 5-5 साल तक आपको घसीट सकता है, 5-5 साल तक आपको खींच कर ले जा सकता है, फिर भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है, एक तो अटेम्प्ट अगर आपका जेआरएफ निकला तो बहुत आसान हो सकती है चीजें, लेकिन 1-2 के पार अगर गया तो मुश्किल हो जाता है, आपका मोटिवेशन लो हो जाता है, आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सेम कंटेंट बार बार क्या पढ़ा जाए, क्या रिवीजन करा जाए, सब याद है। तो इसलिए आपने जो भी अटेम्प्ट आपका जा रहा है, इसको आपको मोटरोला, म्यूट कर लें आप अपने आप को, ठीक है। तो ये आपको फिर फिक्स करना है आपके पास कितना टाइम है और उसके मुताबिक आपको पढ़ना है। अगर 2 घंटे हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे, इतने कम होना नहीं चाहिए, अगर 2 घंटे हैं आपके पास तो 1 घंटा आपको पेपर वन को देना है और 1 घंटा आपको पेपर टू को देना है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 4 घंटे हैं, दो दो करना है, ठीक है। देखिए हाँ, अगर किसी को लगता है मेरा पेपर वन ये थोड़ा 40-30, 30-70 में कुछ बताता हूँ, वो कर सकते हो, अभी 50-50 का बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि दोनों पेपर की हालत आपकी कैसी है, दोनों पेपर के सिलसिले में आपकी क्या पोजीशन है, आप कितने कमजोर हो, कितने अच्छे हो, उसके हिसाब से आपको करना है। ये कभी नहीं करना है कि पेपर पढ़ रहे हैं, 15 दिन पेपर को पढ़ा, अगले 15 दिन पेपर सर ब्रेक होती है आवाज बहुत। वाईफाई है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या रीजन हो सकता है? और आप बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का बोलिए, शायद आवाज ना कटे। बहुत स्पीड से बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या, घबरा गया? चलो ट्राई करते हैं। तो यहां पर आप देखें कि पहले आपको अपनी पोजीशन फिक्स करना है, ये गलती नहीं करना है। ये गलती जब मैं अपनी प्रिपरेशन के पहले फेज में था, मैंने सोचा कि मैं कोई पेपर टू पहले पढ़ता हूँ, पेपर टू मैंने 15 दिन पढ़ा, अगले 15 दिन मैं पेपर वन पढ़ूंगा। तब मुझे लगा ये तो मिस्टेक है, क्योंकि 15 दिन के बाद जो मैंने पढ़ा था वो पूरा का पूरा भूल चुका था। तो आपको डेली ही दोनों पेपर को पढ़ना है और दोनों को ही टाइम देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप रेगुलर पढ़ते रहना है, ज्यादा टाइम नहीं है। जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 से 6 दिन से रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ पर
महीने और कुछ दिन आपके पास, 3 महीने 15 दिन, 3 महीने 20 दिन, जैसे भी एग्जाम का शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से आपके पास इतने दिन बाकी हैं, यानी इनफ टाइम बाकी है। इसी टाइम में पहले अटेम्प्ट वाले भी तैयारी कर सकते हैं, और उसके अलावा दूसरे तीसरे वाले तो उनके पास ये काफी टाइम है। आपको इन चीजों का याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है? मेहनत करना है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखो याद रखना, जो एग्जाम होता है, जितना बड़ा एग्जाम होता है उतनी बड़ी आपको मेहनत चाहिए होती है। ये जेआरएफ का एग्जाम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। लेकिन इस जेआरएफ को, मॉडरेट जेआरएफ के, नेट जेआरएफ के एग्जाम को आपको उतनी मेहनत करना होगी। आपको 4 से 6 महीना देना होंगे, ये टाइम है, और डेली आपको 4 से 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ना होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, 2 मिनट में हो जाएगा। अरे हार्ड वर्क चाहिए ही होती है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कोई स्मार्ट वर्क जैसी चीज नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद आती है। जब हम हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं तब हमको समझ में आता है, अच्छा इस चीज को और बेटर अंदाज में ऐसे किया जा सकता था। जब और बेटर अंदाज में हम ऐसे करने जाते हैं, वही स्मार्ट वर्क होता है आपका, कि अच्छा मैं इस तरीके से रिवाइज कर सकता था, अच्छा मैं इस किताब को इस तरीके से पढ़ सकता था, अच्छा इस किताब को पढ़ने के लिए मैं ये अंदाज इख्तियार किया कर सकता था, अच्छा पिछली बार मैंने पीवाई को उसको इस तरीके से पढ़ा था, अब पीवाई को उसमें इस तरीके से सॉल्व करूंगा, अच्छा मैंने पिछली बार टेस्ट सीरीज को इस तरीके से यूज किया था, अब मैं टेस्ट सीरीज को इस तरीके से यूज करूंगा। तो स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क के बाद आता है, और हार्ड वर्क तो आपको करना होगा। कोई कहे नहीं भाई साहब हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क आपको टाइम लगाना ही होगा। आप कोई चीज, जो चीज 10 घंटे में पढ़ी जाती है, आप उसको 10 मिनट में नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये जेआरएफ का एग्जाम, इसमें जितनी रीडिंग करना है, जितनी स्टडी आपको करना है, जितनी मेहनत इसमें आपको करना है, जितना सिलेबस आपको अपने दिमाग में ले जाना है, उतना सिलेबस के लिए उतनी मेहनत और उतना टाइम तो आपको देना होगा ही होगा। आवाज आ रही है अभी? अब सही आ रही है सर। ठीक है। इसी तरीके से डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन, बल्कि मैं कहूंगा ये सारे जुमले देख लो, कंसिस्टेंसी, फोकस, बर्निंग डिजायर। डिजायर का मतलब है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। जिन लोगों को सेल्फ रिपल की बात आई, सेल्फ बिलीफ, जिन लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सच में वो कभी नहीं कर पाते हैं। सच बता रहा हूं मैं, ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ है। कोई भी काम हो, वो कभी अचीव होता ही नहीं है जिसके जहन में ये हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा और वो कर ले, ऐसा कभी नहीं होता है आपके जहन में। जब तक ये सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा, और मैं यहां पर बोल रहा हूं जेआरएफ उतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप ये डॉट में पड़ जाएं। हाँ मेरी बहनें, उनका नहीं निकलता है, ये बात मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहूंगा कि बहनों का नहीं निकल पाता है उतना ज्यादा। तो उसके लिए उनको ज्यादा मेहनत करना होगी, उसके लिए उनको ज्यादा उसमें घुसना होगा पढ़ाई में, ताकि अच्छे तरीके से जो बैरियर्स हैं उनके सामने, वो बैरियर्स उनके सामने ना आ सकें और उनका जेआरएफ आसानी से निकल सके। ठीक है? बहुत सारे रीजंस होते हैं बहनों का क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि उनकी अरबिक शायद उस लेवल की नहीं हो पाती, या बहुत सारा माहौल उनको उस तरीके का नहीं होता। बनात से आती है, बनात में वो हिसाब नहीं होता, वो उतनी अरबिक अच्छी नहीं होती, या उतना ट्रांसलेशन है, वो सारी चीजें, तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। ठीक है? इसी तरीके से ये हो गया, अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। जैसे क्रिकेट में होता है, कोई खिलाड़ी खेलता रहता है, अच्छा खेलता है, पता चलता है खेलना बुरा हो गया, विराट कोहली को आप देख लें, आपकी ये वीकनेस है, आप ये कमजोरी है, आप शॉर्ट पिच नहीं खेल पाते, आप ये ओवर पिच नहीं खेल पाते, ये गेंद आपसे नहीं खेली जाती। इसी तरीके से आपको अपने इस एग्जाम के दरमियान समझना होगा मेरा वीक एरिया क्या है। तो पेपर 2, पेपर 1 में, पेपर 1 अच्छा है या पेपर 2 अच्छा है, दोनों को अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके सामने तकरीबन नहीं होंगी। थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपने दोनों में से ही पढ़ा है। ठीक है? आप पता लगाएं आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा वीक एरिया है। ठीक है? इसी तरीके से अंदर जाके भी आप पता लगाएं, जैसे पेपर 1 में क्या, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ मेरा क्या रिश्ता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैथ के साथ मेरी क्या पोजीशन है, इसी तरीके से लॉजिकल रीजन के साथ मेरी क्या पोजीशन है। इन चीजों को भी आपको देखना है। ये आपको देखना है पेपर 2 में ट्रांसलेशन की क्या पोजीशन है, 8-10 क्वेश्चन आने लगे हैं, क्या पोजीशन है, 7-8 क्वेश्चन आने लगे हैं। इसी तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन की क्या पोजीशन है। इसी तरीके से कुछ लोगों को, जिनको चीजें याद नहीं हो पाती, क्रैमिंग में उतने नहीं होते, या रट्टाफिकेशन में उतना नहीं होते, रट्टा उतना नहीं मार पाते, तो उनको यूनिट 7 बड़ा परेशान करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। यूनिट 7 उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है, या यूनिट 1, यूनिट 2 ये उतना परेशान नहीं करते।
क्योंकि इनको हम बहुत बार पढ़े हुए होते हैं, इमरुल कैस वगैरह इनकी जिंदगी को, और जिससे हमारे पहले लेक्चर शुरू होंगे। तो आप अपने वीक और स्ट्रांग एरियाज पता लगाएं और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी को शुरू करें। जो आपका वीक एरिया है उसको ज्यादा टाइम को देना ही होगा। मे भी सारी स्ट्रेटेजी या सारी चीजें, सारी बात आज के लेक्चर में मैं ना बता सकूं, लेकिन इंशाल्लाह वीडियोस आपकी यूट्यूब पे आती रहेंगी, या लेक्चर के दरमियान कभी कोई बात आ गई, आपका क्वेश्चन आ गया, तो उन चीजों को मैं रखने की कोशिश करूंगा। इस चीज के साथ क्या कर सकते हैं, इस चीज के साथ क्या कर सकते हैं। तो जो भी आपका वीक एरिया है उसको सोच के साथ कॉन्शियसली आपको देखना होगा कि इसको मुझे टाइम देना है। किसी का मैथ कमजोर है तो आपको टाइम देना होगा, किसी का ट्रांसलेशन कमजोर है तो उसको टाइम देना होगा, किसी को बलागा में दिक्कत हो रही है देना होगा, किसी को यूनिट 7 में दिक्कत हो रही है एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, किसी को एनवायरमेंट समझ में नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, किसी को डीआई समझ में नहीं आ रही है आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। ये चीजें आपको करना ही पड़ेंगी, ठीक है। इसी तरीके से मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं, हमारे बच्चे मिस्टेक्स क्या कर देते हैं, या अक्सर एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम नहीं निकल पाता है वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हैं। पीवाईक्यूज को आपको इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यूज आपके लिए सब कुछ हैं। बल्कि अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक टॉपिक को तैयार किया जाता है, उसके लिए एक एग्जाम में किस तरीके से क्या क्या चीजें होना चाहिए, उनमें ये भी होगा। तो पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसके पीवाईक्यूज नहीं पढ़े, जो पीछे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने क्या तैयारी की है भाई साहब, कोई तैयारी नहीं की आपने। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेपर 1 में भी पीवाईक्यूज की किताबें मौजूद हैं, वो अभी बात होगी, वहां पर पेपर 1 में भी पीवाईक्यूज की किताबें मौजूद हैं। इसी तरीके से पेपर 2 अरबिक के लिए भी पीवाईक्यूज की किताबें आ चुकी हैं। अजू शाहिद की किताब है, इसी तरीके से दाऊद एसके की किताब है, इसी तरीके से हमारी किताब है, इसी तरीके से हम एजुकेशन की भी किताब है शायद पीवाईक्यूज पे। तो जो आपको बेटर लगे, एक दो या एक, जो बेटर आपको किताब लगे वो किताब खरीद लें। इसी तरीके से बहुत सारे टेलीग्राम पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं, हम अपने चैनल पे या इसी तरीके से ऐप पे भी पीवाईक्यूज को डालें ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और इसी तरीके से पीवाईक्यूज के आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन सेशन भी होंगे ताकि आपके ये कोर्स फुल फ्लेज्ड बन सके। मैंने इस कोर्स को क्या बनाने की कोशिश की है, देखो, एक तो होते हैं क्लासेस, क्लासेस होती हैं। कोई अगर ये दावा कर रहा है कि हमारे नोट में सब कुछ होगा, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। क्लासेस होंगी, उसके बाद पीवाईक्यू सेशन होंगे, इसी तरीके से टेस्ट सीरीज होंगी, क्विज़ेस होंगी। तो इन चार पांचों को मिलाकर हम ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि कोई चीज आपकी छूटने ना पाए। क्लास में कोई चीजें छूट गई हैं, पीवाईक्यूज डिस्कशन में लाने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यूज डिस्कशन में भी वो चीजें ना हो पाई तो उनको टेस्ट में लाया जाएगा, ताकि टेस्ट के जरिए आपको नई बातें पहुंचाई जा सके। आप लोग टेस्ट का नोट बनाते रहना, क्विज़ का नोट बनाते रहना, जो नई चीज आए आप उसको शामिल करना, ताकि सारी जितनी भी ओवरऑल डिटेल हो सकती है अरबिक के लिए वो आपको एक जगह पर मिल जाए, अलग अलग भागना ना पड़े, ठीक है। तो इस माइंड से यकीन बैच में तमाम ही चीजों को, क्लासेस को, पीवाईक्यूज को और तमरीन बैच और टेस्ट सीरीज को शामिल किया गया है ताकि आप एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल सके। पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, लोगों ने आपके लिए चीजें आसान कर दी हैं तो आप उसका यूज करें। इसी तरीके से पेपर 1 की बात हो गई। लेक्चर्स एंड वीडियोस ओनली, ये मिस्टेक मैंने अपने बच्चों में ही पाई थी। वो क्या करते थे, सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखते थे, लेक्चर देखते हुए समझ में भी आ रहा है, मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं या यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए, यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो सुनते हुए लेक्चर देखते हुए उनको बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लग रहा है सब समझ में आ गया। अब जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगते हैं उनसे। और ये होगा क्योंकि दिमाग में बैठाने के लिए सिर्फ सुनना इनफ नहीं है, आपको किताब में देखना भी बहुत जरूरी है। आपको नोट्स जो आपके सामने मौजूद हैं, आपकी किताब है या किसी के नोट्स हैं या आपके खुद के अपने बनाए हुए नोट्स हैं, है सिर्फ अजीम सर की वीडियो देखकर या तलवीर सर की वीडियो देखकर पेपर हो जाएगा, सब हो जाएगा, इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ मिस्टेक हुई, उनको लगा हम वीडियो देख रहे हैं। और अभी मैं बताऊंगा रिवीजन क्लासेस चलती हैं, क्लासेस ढोंग है, ठीक है, रिवीजन क्लासेस ढोंग है, उसकी बात आगे आएगी तो बात आगे करूंगा। नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करना। तो आपने
लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने उसको याद किया, या आपने किताब किताब पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट किया, उसके छोटे नोट्स बनाए और उनको याद किया। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आप एग्जाम के माहौल में जा सकें, आपकी गलतियां कम हो सकें। इसी तरीके से एमसीक्यूज में मेरा जैसा इंसान जब ऐसे में एमसीक्यूज बनाता हूं मैं, तो मैं काफी चीजों को याद रखता हूं। कभी कुछ करने की कोशिश करता हूं, कभी सोचता हूं कि डिफिकल्ट आपको दे दूं, कभी सोचता हूं कहीं से नई नॉलेज मिल रही है, तो वो एमसीक्यूज डालने की कोशिश करता हूं, ताकि उस एमसीक्यूज के जरिए एक नई नॉलेज आप तक पहुंच सके और वो नई नॉलेज आपके एग्जाम में काम आ सके। इसी तरीके से आपको, आज डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है बहुत ज्यादा, मोबाइल को अगर से दूर रख सकते लीजिएगा, मत चलाइए इंस्टाग्राम। 3 से 4 महीने की बात है, आपको आपका जेआरएफ मिल जाएगा। बहुत सारे मोटिवेशन है, जिस मोटिवेशन की मैंने आगे बात की है कि क्या मोटिवेशन है जेआरएफ करने का, जिस वजह से आपको जेआरएफ करना चाहिए। तो जो भी अपनी डिस्ट्रैक्शन है, उन डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। जी, ग्रामर का कुछ करूंगा मैं। ग्रामर के लिए आपके लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे। इसी तरीके से ग्रामर का जो हम एक बैच लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, ग्रामर का एक बैच जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगा। कोचिंग या सेल्फ स्टडी, आपको कोचिंग करना है, क्लासेस लेना है कि मदरसा स्टूडेंट्स, कि सभी को मैं कहूंगा, ऐसा नहीं कि मदरसा स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे साथी जो मदरसा से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि नॉन मदरसा और स्कूल बैकग्राउंड से थे, उनको भी पेपर वन में दिक्कत होती थी। तो कोचिंग जरूर ही लेना है। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है कि खुद से पढ़ना है, एक तो अटेम्प्ट आपका ऐसे ही निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो जरूर कोचिंग लेना है। इसी तरीके से पेपर टू के लिए तैयारी अच्छी है, पढ़ सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो मसादर हैं, पूरी है, हसन जय्यात है, उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी, मतलब अरबिक में कोई दिक्कत नहीं आती। वो बच्चे जिनको अरबिक में कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो कोचिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वो बच्चे जिनकी अरबिक अच्छी है, वो कोचिंग को ना अवॉइड करें। अगर चाहे तो वो, क्यों, उसका रीजन ये है, वो यानी वो भी कोचिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेंगे, शायद उनको चीजें समझ में ना आए। मैं अगर अंतरा बिन शद्दाद पे बोलूंगा तो बहुत सारी चीजों को बोलूंगा, थोड़ा सा हिंट आएगा, आपको नॉलेज ज्यादा दे दी जाएगी। वो अगर पढ़ रहे होंगे तो उतनी ही नॉलेज उनको मिलेगी। और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है जब टीचर आपको पढ़ाता है, क्योंकि उसके जहन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी नॉलेज है, उस नॉलेज का निचोड़ आपके सामने रख रहा है। हालांकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अरबिक तो समझ में आती है, इंग्लिश तो समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड समझ में ना आने की वजह से वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो जिनकी अरबिक अच्छी है वो भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से इनका दूसरा टॉपिक यहाँ से ये निकाला जा सकता है, सिर्फ आपको क्लासेस करना है, भाई साहब से क्लासेस से नहीं होगा, क्लासेस लीजिए 1-2 घंटे की, फिर वन के लिए, और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी करिए। अगर 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो 2 घंटे उसी टॉपिक पर, 1 से 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको उसको करना है, तो मुश्किल नहीं रह गया। अब तो आपको, अगर असल लुगा अरबिया पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 का असल लुगा अरबिया पढ़ रहे हैं, आपको उस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, अपने ऐप पे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके से किताबें ऐसी मौजूद हैं जहां पर असल लुगा आवाज पे नहीं आ रही आपको, है, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है सोहेल भाई? सर आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक होती है। मैं स्लो बोला था, आसान हो गया था ना? जी अभी काफी देर के बाद कटी है, बीच में ठीक रही है कंटिन्यू। चलो ठीक है। ठीक। इसी तरीके से लाइव लेना है, रिकॉर्ड लेना है। मैं अपनी बताऊं, मैं लाइव पसंद नहीं करता हूं, मैं लाइव देखना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, बल्कि मैं लाइव किसी के लिए भी पसंद नहीं करता था एक टाइम पे, कि लाइव कोई ना ले, सब रिकॉर्डेड ले। रिकॉर्डेड लेक्चर माना, मेरे लेक्चर है, थोड़ा पीछे चलूंगा, अब्दुल अजीम सर रिकॉर्डिंग लेक्चर देने लगेंगे, 4-5 दिन पीछे चलूंगा मैं, और उसके बाद एक दिन में 3 लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे करके देख लूंगा, या एक ही लेक्चर देखूंगा, लेकिन मैं अपने मन से देखूंगा, अपने टाइम पे देखूंगा। मेरा टाइम सुबह का पढ़ने का है, या मैं चाहता हूँ दोपहर में वीडियोस देखूं, दोपहर में लेक्चर देखूं, ये मेरा माइंडसेट होता था। लेकिन बाद में पता चला लाइफ की भी अपनी जरूरतें हैं। बहुत सारी हमारी हाउस वाइफ्स हैं, वो घर में रह रही हैं, वो कभी भी टाइम नहीं निकाल सकती। उनको घर बताना होता है कि हम इस टाइम यहाँ पर क्लास में मौजूद हैं, क्लास ले रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं है, सिर्फ इसी 1-2 घंटे का टाइम है, इतना ही उसे पढ़ना है, इतना ही उसे समझना है। ठीक है, इतना ही उसे पढ़ना है। तो बस ये कहूंगा, जिसके लिए जो आसान हो, जिसके लिए लाइव आसान हो वो लाइव क्लासे करे, जिसके लिए रिकॉर्डेड आसान हो वो रिकॉर्डेड करे। इसी तरीके से नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, नोट्स बनाना है। ये आप नोट्स कैसे बनाना है, आप एक प्रिंट आउट लेंगे, चाहे मेरे नोट्स का लें या एसजीआई के नोट्स हैं जो मैंने ही बनाए थे उनके नोट्स का लें, ठीक है, या किसी के भी नोट्स का, एक नोट्स का। और इसके आज के टाइम पे जो नोट्स चलते थे 2020 वाले, इस 21 वाले नोट्स आज के टाइम पे उतने हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, अभी के टाइम पे जो जिन नोट्स को अगर अच्छा कहा जा सकता है तो वो एसीआई के नोट्स हैं, एजुकेशन के नोट्स हैं। इसी तरीके से हमारे नोट्स जो आपको अपने क्लास में दिए जाएंगे, इसी तरीके से थोड़ी बहुत मुकम्मल तौर से नहीं, इंग्लिश द्वारा तनाफी थोड़ा इस चीज को हल करती है। ठीक है, वो उतनी डिटेल नहीं है लेकिन काफी कुछ एक मतलब बेसिक बना देती है। लेकिन नोट्स की बात कहूँ, एचआई के नोट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इनको क्या बनाना है, इनको अगर चाहें तो प्रिंट आउट करा सकते हैं एक रेफरेंस के तौर पे। और मेरी क्लास के साथ आपको क्या करना है, मेरी क्लास में आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, बल्कि हर किसी की क्लास में आपको नोट्स बनाना है। क्लास में बैठे हैं और क्लास में सिर्फ सुन रहे हैं, सच में आप उतना नहीं सीख रहे जितना नोट बनाने वाला सीख रहा है। सच में आप उतना सीख ही नहीं रहे, आपका उतने अंदर यहां पर जा ही नहीं रहा है। मान के चलिए जा ही नहीं रहा है, आपको लगता होगा कि सब समझ में आ गया, लेकिन आपके अंदर नहीं जा रहा सच में। क्लास के दरमियान आपको कोरा कागज लेकर बैठना है, या मेरे जो क्लासेस हैं उनके अपने नोट्स बनाइए अलग। आपको लगता है कि सर ने जो बताया वो नया नहीं है, मत नोट करिए, जो नया हो वो नोट कर लेना। या आप कल मेरा अपनी पहली क्लास होगी असल लुगा अरबिया पे, असल लुगा अरबिया पे, या आपके नोट्स होंगे, या मैंने नोट्स दे दूंगा आपको, सुबह में डाल दूंगा आपके साथ, शेयर कर दूंगा 10 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो आप उनको निकाल के उनको पढ़ लेना। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा, चीजें बताऊंगा, तो आपको जो चीज नहीं लगे, या ऐसे ही रनिंग नोट्स जो होते हैं, रनिंग नोट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। हमें बुरे लगते हैं देखने में, लेकिन असल वही रनिंग नोट्स होते हैं जो हमारे दिमागों में घुसे हुए होते हैं। ये अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत लाइनों वाले, ये लाल हरे पीले दिखने वाले, ये हमारे दिमागों में नहीं जाते। ये सिर्फ अच्छे लगते हैं देखने में, इनको देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको क्लास के दरमियान नोट्स जरूर बनाना है। सही है। इसी तरीके से पूरी पीजी का क्या मसला है, पीजी में क्या करना है, पहले मैं जो बताता था कि पहले फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन शायद कोई नोटिफिकेशन आई है, आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना। काफी लोगों ने बताया कि कोई नोटिफिकेशन आई है, हाँ, कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दे सकते। ये सही है क्या? हालांकि टीचर ने काफी पहले से उड़ा रखा था, टीचर ने काफी पहले से उड़ा रखा था, हमेशा बच्चों को परेशान करते थे कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे सकते थे, फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दे सकते, फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि मैं बताता था भाई किसे बता रहा हूँ, मैं ही तो हूँ, मेरा तो फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो मैं कैसे मान जाऊं कि नहीं दे सकते। लेकिन अभी कुछ लोगों ने बताया कि शायद नया नोटिफिकेशन आया है इसी एक आध दो बार में। टाइम 9:30 रहेगा, क्लास की टाइमिंग 9:30 रहेगी, आपका दिमाग कहीं और है, कभी ग्रामर, कभी जो चीजें बताई जा रही हैं, यही तो प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों की। जो चीजें बताई जा रही हैं उन पे फोकस नहीं, कहीं और भी दिमाग लगा हुआ है। क्लास की टाइमिंग 9:30 रहेगी। चैनल पे इसी तरीके से ऐप पे हर जगह बता दिया था कि क्लास की टाइमिंग इंशाल्लाह 9:30 रहेगी। ठीक है, क्योंकि शुरू में 7:30 रखा, एक दो दफा जब लोग ज्वाइन हुए, 2-3 लोग ही ज्वाइन हुए और उन्होंने कहा कि 9:30 की क्लास ठीक रहेगी, तो 9:30 की क्लास रहेगी। ठीक है, मार्क्स का टारगेट्स मैंने आपको पहले बता दिया है। पेपर 1 के लिए आपको चार्ट जो टारगेट बनाना है वो 75 का बनाना है, 75 से। ठीक है, मतलब 75 नंबर लाकर लेकर आना है। इसी तरीके से पेपर 2 अरबिक में, उसमें भी आपको 75 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लगाना है। और कोशिश करिए दोनों 85 हो, यहाँ पर 80 मार्क्स आए, ये 75 मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए पेपर में। पेपर 2 में आपके 75 से कम क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए, 150 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। 160 बताइए, 56 है शायद, इसी तरीके से 170 तक नहीं, जितने भी आप ला सकते हैं 100। ठीक है, आगे जितने भी ला सकते हैं आप लाइए, लेकिन इससे नीचे का टारगेट आप लाएंगे, इससे नीचे का टारगेट बनाएंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे और आपका जेआरएफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी
तरीके से हाउ टू प्रिपेयर एनीथिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक तैयार करना है तो कोई भी टॉपिक आपका कैसे तैयार होगा। सबसे पहले आप दो चीजें कर सकते हैं। फिर आप लेक्चर देख रहे हैं, दो ही तरीके तो हो सकते हैं कि किसी के लेक्चर देख रहा हूं या दूसरा मैं सिर्फ नोट से पढ़ूंगा, किसी के लेक्चर नहीं देख रहा। जैसे मेरे टाइम पे लेक्चर वेक्चर वाली वाली कोई बात नहीं थी, मैंने किसी के लेक्चर नहीं देखे थे बल्कि पूरा का पूरा नोट से पढ़ा था। जो भी नोट्स जो भी किताबें मेरे सामने मौजूद थी उनसे मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर या नोट्स, पहला काम ये करना है। लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद उस लेक्चर को रिवीजन, उसकी नोट्स बनाया आपने, रिवीजन करना है। इसी तरीके से आपके पास कोई बुक्स है, कोई स्टडी मटेरियल है, कोई नोट्स है, उसी टॉपिक पर उस बुक्स को भी पढ़ लेना है, उसी टॉपिक्स पर उस स्टडी मटेरियल या नोट्स में से भी पढ़ लेना है। ठीक है, पहला काम ये करना है। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर से जो आप अपने रनिंग नोट बनाए वो पढ़ा, इसी तरीके से आपने इस बुक्स में से पढ़ा, स्टडी मटेरियल में से पढ़ा, तो आपको यहाँ से नई चीजें भी मिल जाएंगी, जो कि बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आपने लेक्चर के बाद, लेक्चर देखने के बाद अपने बुक्स पढ़े, फिर उसके बाद ये बुक्स पढ़ी, जो भी बुक आपके पास मौजूद है, दलील इख्तिबार है, कोई है, हसन ज़ैयाद है, अन्ना फाखुरी है, या फिर उसके बाद उमर फर्रुख है, ये इसी तरीके से कोई नोट्स है, एशियाई के नोट्स हैं, के नोट है, इसी तरीके से मुर्शिद के नोट्स हैं, अगर आपने उनसे पढ़ा मिलेंगी, आप इनको अपने रनिंग नोट में भी कर लेना। ठीक है, ये आपकी थ्योरी पार्ट हो गया, क्योंकि आपकी थ्योरी ठीक हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है। उसका सिलसिला तो मैं ये कहता हूं कि पीवाईक्यूज आपको पहले भी पढ़ना चाहिए। मतलब लगातार पीवाईक्यूज ऐसी चीज है जिसको लगातार पढ़ते ही रहना है, आगे भी पढ़ना, पीछे भी पढ़ना, बीच में भी पढ़ना, ऊपर भी पढ़ना, नीचे भी पढ़ना, पीवाईक्यूज पढ़ते ही रहना है। लेकिन माना आपने टॉपिक कवर किया, या शुआरा और मुज़फ़्फ़ा, आपके शुआरा, अगर आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज मिल रहे हैं तो टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यूज देख लीजिए। देखो, पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज की भी जरूरत होती है जो टॉपिक के हिसाब से हो, और इसी तरीके से जो पीवाईक्यूज ईयर के हिसाब से होते हैं की भी जरूरत होती है, ताकि हमें बदलता पैटर्न समझ में आ सके। ठीक है, ताकि हमें बदलता पैटर्न समझ में आ सके, और ये बहुत जरूरी होता है। मेरे सामने जब पैटर्न चेंज हुआ था जून 2018 शायद, और मेरे पास 3 या 4 पेपर थे इस साल के, दो या 3 पेपर थे मेरे एग्जाम देने से पहले। मैंने उस पीवाईक्यूज को जो पिछले साल का था, सिर्फ जस्ट पिछले साल का था मेरे वाला, उस पीवाईक्यूज को मैंने इतनी बार पढ़ा था, मतलब हर उसके एक क्वेश्चन से मैं कुछ ना कुछ लर्निंग निकालता था। अच्छा ये पूछा जाता है, अच्छा ये पूछा जाता है, अच्छा ये पूछा जाता है। मैं बार बार उसी पिछले साल के पीवाईक्यूज को, यानी सिर्फ एक ईयर का, अभी तो हमारे पास बिल्कुल ढेर लग चुके हैं पीवाईक्यूज के, उस पीवाईक्यूज से मैंने उतना निकाल लिया था कि मैं बस पीवाईक्यूज से समझता, अच्छा ये पूछा गया है, इस तरह का पूछा गया है, मैं अपने नोट्स बना लेता हूं। मतलब विकिपीडिया पे गया, गूगल पे गया, अब दूसरे बंदों के बारे में वही चीजें देखना शुरू कर दी कि अच्छा ठीक है ये पूछा गया, इन चीजों पे फोकस किया गया, उसकी ये किताब पूछी गई, अच्छा तो उसकी भी ये किताब पूछी जा सकती है, उसके उसके बारे में ये पूछा गया तो दूसरे के बारे में ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर नोट्स में उस टाइम ना कोई नोट मौजूद थे, ना उस टाइम कोई लेक्चर मौजूद थे, तो इस तरीके से मैंने तैयारी करने की कोशिश की थी। तो पीवाईक्यू से आपको ये करना है, ये पता लगाना, अच्छा ये पूछा जा रहा है, अच्छा ये पूछा जा रहा है। इसी तरीके से फिर आपको एमसीक्यूज लगाना है। आपने थ्योरी का बात करा, लेक्चर के जरिए, बुक के जरिए सिर्फ लगाना है आपको, जिससे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अभी जो मैंने पढ़ाई की है कितनी गहराई की पढ़ाई की है। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन क्लासेस आपको रिवीजन रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। इसी तरीके से मेरे जैसे बुरे लोग रिवीजन भी क्लासेस भी चलाते हैं। देखो, जिस बंदे ने तैयारी अच्छे से की है, अभी तक का काम यहाँ तक है, जिसने अच्छे से किया है, रिवीजन क्लासेस की उसको जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है सच में। ये रिवीजन क्लासेस उसके लिए फायदा कर सकती हैं। हमने 40 डेज का रिवीजन कोर्स निकाला, दिखाऊंगा, और बल्कि आपके लिए तो दूसरे अंदाज का रहेगा इंशाल्लाह, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, अलग नहीं है वो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो 40 दिन की जो क्लासेस मिसाल के तौर पे होंगी, 30 दिन के जो भी टाइम हमारे पास बचेगा उसके हिसाब से लेंगे, ये उनके लिए हो सकती है जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। आप अभी से लगे हुए हो, पढ़ेंगे, अभी पूरे सारे यूनिट कवर करेंगे, आप उनके पीवाई कुछ लगाएंगे, एक्सक्यूज लगाएंगे, रिवीजन क्लासेस की जरूरत नहीं होगी। 40 दिनों में आपको जो नोट्स बनाए हैं आपने, उन नोट्स को पढ़ना होगा। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, जो रनिंग नोट्स आपने बनाए, जो हाईलाइट किया आपने अपनी किताब में, जो हाईलाइट किया आपने सदफ एकेडमी के नोट्स को,
उनको पढ़ना होगा। क्लासेस मैं किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है, रिवीजन क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ, वो लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं और रिवीजन क्लासेस में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ जहन में आ जाए, कुछ ना कुछ जहन में आ जाए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ उनको रिवीजन क्लासेस के लिए नहीं कहूंगा। वीआईपी चीजें क्या हैं? आपका सिलेबस सबसे अहम चीज है। सिलेबस से जुड़ के रहना है। सिलेबस में पता चलता है क्या पढ़ना है, उससे पता चलता है कि क्या नहीं पढ़, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और पीवाईक्यू से ये भी पता चलता है कि इतनी गहराई में नहीं जाना। कुछ बच्चे ज्यादा ही गहराई में चले जाते हैं, चाहे पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो, गहराई में चले जाते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपको पीवाईक्यू से पता लगाना है कि कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी गहराई में जाना है। इसी तरीके से आपको सिलेबस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन जिन पे काफी गुफ्तगू हो चुकी है, ये सबसे अहम चीजें हैं। टेस्ट सीरीज लगाना मत भूलिएगा। क्विज़ेस, डेली क्विज़ेस आपको इंशाल्लाह कल क्लासेस होगी, उसके बाद से आपको डेली क्विज़ेस 15-20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वीकेंड पे आपको टेस्ट दिया जाएगा, उनको लगाते रहना। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग टेलीग्राम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे हो चुके हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करना, आप सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा समझिए क्वेश्चंस का। ये दोनों के लिए बोल रहा हूं, आप इसको परसेंट में समझिए। नंबर अगर माना पेपर में 50 क्वेश्चन उस तरह मत समझिए, बल्कि परसेंट में समझिए। कोई भी एग्जाम होता है उसके 40% क्वेश्चन जो हैं वो इजी होते हैं। तो गोया कि 30 से 40 मार्क्स लाना इजी होता है। हकीकत में बताऊं, पेपर 1 का मैंने मॉक टेस्ट दिया था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था। पेपर 1 का मैंने मॉक टेस्ट दिया था बगैर पढ़े हुए, और उसमें मेरे कितने 40 मार्क्स आ गए थे। पढ़े हुए मैंने, होता है ना कि आदमी जाता है क्या चीज है आगे देखो तो क्या है ये। तो बगैर पढ़े हुए जब मैंने दिया था एग्जाम, ठीक है, मॉक टेस्ट दिया था बगैर पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा था, तब मेरे 40 मार्क्स आए थे। लेकिन पढ़ने के बाद भी जब मैं पढ़ रहा शुरू किया 1-2 महीने, 40 पे ही अटका रहा और मुझे टेंशन हो गई। ठीक है। और एग्जाम तक मेरा हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 64। इसके लिए बताता हूँ, लेकिन मेरे आए, ये मैं इसके लिए बताता हूँ कि मॉक टेस्ट में डरना मत अगर कम नंबर आए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तो इजी होते, मतलब इजी होते हैं। आपने बीए किया अरबिक में तो आपको ग्रामर के क्वेश्चन आपको आते होंगे उस तरीके से, कुछ ना कुछ लिटरेचर पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ बलागा का, मदरसे में भी कहीं कहीं बलागा पढ़ाई जाती है तो बलागा का कुछ ना कुछ अटक जाएगा आपके दरमियान में, तशरीह का, इस्तिआरा का। इसी तरीके से तशबीह की जो अकसाम है या कुछ ना कुछ फंस जाएगा आपके सामने। तो 30 से 40% क्वेश्चन जो इजी होते हैं, और इतने लाना सबके लिए आसान है, कोई कमाल का, ये कोई आपने कमाल नहीं कर दिया अगर इतने नंबर आपके आ गए, 40% नंबर अगर आपके आ गए। उसके बाद मॉडरेट की बात, 36 से 70 क्वेश्चन, यानी 36 के ऊपर 70 तक तकरीबन मॉडरेट होता है। एक अच्छी तैयारी के साथ, डिसेंट तैयारी के साथ, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, या एक अच्छी तैयारी के साथ, लेकिन मिस्टेक हो गई कुछ ना कुछ, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, घबराहट है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, क्लास में जाके घबरा जाते हैं, वो एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं, तो ये बच्चे 70 ले आते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, अलग अलग कैटेगरी में होने के बाद इनसे कभी जेआरएफ नहीं निकलता, कभी कभी नेट भी मिस हो जाता है, या ये बच्चे कभी कभी 3-4 बार जेआरएफ ही मिस कर देते हैं 2-3 नंबर से। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में असल लड़ाई होती है जेआरएफ की। यहां पर ये सब कर लेंगे जो अच्छी मेहनत करके गए हैं, ये सबसे होंगे, सब कोई पूछेगा। लेकिन 71 से 73, 74, 80, 79, ठीक है, 81, 84, 86, 88, 89, ये तक भी लोग लाए हैं, बल्कि मैंने सुना किसी 93 भी लाए हैं, बल्कि अरबिक में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। यहां तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और यहां वही बच्चे जा पाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाता है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, जिसने सब कुछ, सारे सारे काम किए होते हैं। उन्होंने सिलेबस भी अच्छे से कवर किया, क्विज कोई नहीं छोड़ा। ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं शायद उस टाइम पे असल में चीजें इतनी अवेलेबल थी नहीं, आपको वेबसाइट से पीवाईक्यूज डाउनलोड करना है ना, उतने टेलीग्राम बने हुए ना कुछ है। तो मैंने शायद, बल्कि मुझे 2013 से 2017 का जो पेपर 3 था उसका पता ही नहीं था कि वो होता भी था। तो चलो मेरे टाइम की अलग बात है, उस टाइम पे उतना एग्जाम भी उतना मुश्किल नहीं होता था, उतनी चीजें उतनी टफ नहीं होती थी, उतना डेप्थ नहीं होती थी क्वेश्चंस की, आज अलग बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आसान, उन्होंने मुश्किल बनाया तो हमने आसान भी कर दिया, हमने आसान करा तो उन्होंने मुश्किल भी कर दिया। तो वो बराबर लेवलर होता है हमेशा, लेवलर एग्जाम हमेशा ही इक्वल था।
मेरे टाइम पे मेरे लिए इक्वल था, क्योंकि ना कोई क्लास थी, ना नोट्स था, ना कुछ था। आपके टाइम पे मुश्किल एग्जाम हुआ तो आपके लिए आसानियां फराहम की गई। तो लेबलर होता है, लाइफ में भी लेबलर होता है। अल्लाह ताला को बोलते हैं बड़ा अच्छा लेबलर है अल्लाह ताला, ठीक है, कि वो सब बराबर कर देता है। कभी परेशानी आती है, कभी रुलाता है, कभी हंसा भी देता है, थोड़ी देर में कभी हंसा भी देता है, तो लेबल करते रहता है। तो आपका एग्जाम भी गोया कि लेवल पे ही है। जितनी डिफिकल्टी मेरे टाइम पे लोगों को होती रही होगी, गर्चे एग्जाम आसान था, कुछ लोग बोलते हैं अरे आपके टाइम पे एग्जाम आसान था। अरे भाई साहब, आपके टाइम पे एग्जाम आसान था तो था क्या सामने? आज आपके टाइम पे भरमार लगी पड़ी है, नोट्स के नोट्स, ये टेलीग्राम के ग्रुप और ये सारी चीजें। तो जो भी यहां से 31 नंबर लाना, या इसी तरीके से पेपर वन में भी 70 है ना, फिर उसके बाद 71 72, जैसे मेरे 82 नंबर आए या 76 78 लोगों के इजिली आ जाते हैं, इसके ऊपर पहुंचना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगी। आपको सारे चीजें करना पड़ेगी। आप थ्योरी भी सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, आपको PYQs भी अच्छे से करने पड़ेंगे, आपको MCQs भी अच्छे से करने पड़ेंगे। और वेरी डिफिकल्ट को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी डिफिकल्ट है, वो डाले ही इसलिए जाते हैं किसी के सॉल्व ना हो, जो उनको सॉल्व करने जाए वो परेशान हो जाए, और अपनी अगर नेगेटिव मार्किंग हो किसी एग्जाम में तो अपनी नेगेटिव मार्किंग करके आ जाए। तो ये पता लगाना भी कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मुश्किल है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हर पेपर में, जो भी पेपर आप सॉल्व करो, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आप क्विज़ सॉल्व करो, उसमें पता लगाने की कोशिश करो कि इसमें कौन से फिट हो रहा है। इजी था, क्योंकि इजी आना ही चाहिए, इजी आना ही चाहिए। अगर आपको इजी नहीं आता तो आप बताओ कहाँ खड़े हो? सारे लोगों ने किया हुआ है। मॉडरेट भी आपको तकरीबन आना चाहिए, डिफिकल्ट में ही असल लड़ाई है। आपको डिफिकल्ट के लिए करना है, डिफिकल्ट के लिए काम करना है। हाँ, अरबिक के लिए आपको क्या करना है, लेकिन आपके लिए बोल रहे हैं हम, कोचिंग तो आप कर ही रहे हैं, यहाँ पर क्लास आप ले ही रहे हैं, तो आप क्लास लेंगे। इसी तरीके से इन क्लासेस के आपको नोट्स बनाना है, जो मैंने बोला है, बुक्स एंड नोट्स। बेसिक बुक्स कौन सी हैं? बेसिक बुक्स आपको हसन जयाद जरूर पढ़ना है। हसन जयाद भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हसन जय्याद आपकी एक गाइड की तरह है, उसको 3 4 5 6 बार पढ़िए, क्योंकि हसन जय्याद से शादी उठाई जाती है, हसन जय्याद की बीच की, ऊपर की, आगे पीछे की इबारतें उठाई जाती हैं। और इसी वजह से हसन जय्याद के MCQs या इसी तरीके से मॉक टेस्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हसन जय्याद का पोर्शन आपका कवर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हसन जय्याद जो किताब है उसको आपको जरूर पढ़ना है। इस तरीके से हसन जय्याद तारीखुल अदब अल अरबी के लिए हो गई। ये बेसिक बुक्स में बता रहा हूँ, बेसिक बुक्स में। इसी तरीके से आपको बलागा वाज़िहा जरूर पढ़ना है। बलागा वाज़िहा से 1 2 टॉपिक बाहर आता है, वरना जो यूनिट 5 का बलागा का पोर्शन है वो आपका बलागा वाज़िहा से आ जाता है, और जो बाहर का है वो हम इंशाल्लाह पढ़ा देंगे और अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी बाहर का है। तो बलागा वाज़िहा आपके पास किताब होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रांसलेशन का दौरा बढ़ता जा रहा है, तो ट्रांसलेशन के लिए आप दुरूस फित तरजमा सुफिया जो किताब है हबीबुल्लाह खान साहब की, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ट्रांसलेशन में भी जो किताबें अवेलेबल हैं, इंडियन जो हमारे राइटर्स ने लिखी हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, उनमें से मंजूर खान साहब की किताब है जो बहुत पहले उन्होंने लिखी थी, वो बेसिक के लिए है, वो किताब भी पढ़ी जा सकती है, नावल इंशा व तर्जुमा। फिर उसके बाद वजीर खान सर की दुरूस फित तरजमा सोफिया, उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब ने थोड़ा एडवांस ट्रांसलेशन में है, उनकी वो किताब भी पढ़ी जा सकती है। वरना ट्रांसलेशन पे अरब लोगों की बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको रेफर करना चाहते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर मुताला करना चाहें, सिर्फ मुताले के लिए, रेफरेंस के लिए, आप तो पूरी की जो किताब है उसको रेफरेंस के तौर पे 2 जिल्दों में ये किताब मौजूद है। एक में कदीम के बारे में है और एक में आपका तफसीर हदीस के बारे में है, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे साथ में रख सकते हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि सिर्फ आप एक चीज पढ़ेंगे तो आपका जो सेंस है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो उतनी वाइड नहीं हो पाएगी, उतनी वाइडर नहीं हो पाएगी। और जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं वो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीजें फिर यहां पर चली जाती हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में चली जाती हैं। तो नोट्स के साथ जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, किसी के भी, मेरे हों या किसी के भी हों, उसके साथ जो आपकी रेफरेंस बुक है, तो मसादिर किताबें हैं, आप उनको भी जाकर पढ़ें, ताकि आपकी दिमाग की बत्ती खुले और आपको पता चले। क्योंकि हम उतना ज्यादा नहीं लाते। उन्होंने मिसाल के तौर पे इमरुल कैस पे उन्होंने 40 पेज में लिखा है, तो क्या इमरुल कैस पे मैं 40 पेज में यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, वरना एक ही यूनिट 4 5 महीने में होगा अगर 40 40 पेज पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप सरसरी मुताला करें, सरसरी मुताला करें, और इन किताबों का हल
कहीं ना कहीं मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह के जरिए देने की कोशिश करूंगा। जो अहम चीजें वहां से होंगी आपके टेस्ट में एमसीक्यूज वगैरह में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि हम चीजें आसान करने के लिए आए हैं, आपके लिए चीजें आसान हो सके और खंगालना ना पड़े। ये सिर्फ बताया जा रहा है, जिसको जरूरत है इन रेफरेंस बुक को पढ़ने की, इसके पास टाइम है वो रेफरेंस बुक को पढ़े, क्योंकि उससे दिमाग खुलता है, दिमाग वाइडर होता है आपका। इसी तरीके से यूट्यूब के वीडियोस हैं आपके पेपर वन के लिए, बेसिक बुक्स में, ये अरबी की बात चल रही है ना, तो यूट्यूब से फायदा उठाएं। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर मौजूद है, रिवीजन लेक्चर मौजूद है, और बहुत सारे पीवाईक्यूज की के जो जिनको एक्सप्लेन किया गया है पीवाईक्यूज के लेक्चर्स मौजूद हैं, और नए लेक्चर्स भी इंशाल्लाह शुरू किए जाएंगे पीवाईक्यूज को। जो पीवाईक्यूज आपके से गया था 2023 से 2025 के तकरीबन 5 पेपर हैं, उनको पहले शुरू करूंगा, और उसके अलावा पीवाईक्यूज के आपके सेशन भी लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो टेलीग्राम पे जो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, बहुत सारे अलग अलग टेलीग्राम पे एमसीक्यूज मौजूद है, छोटा मोटा ऊपर नीचे का जो मटेरियल मौजूद है, आप उनकी सहायता लें, गूगल की सहायता लें, चैट जीपीटी की सहायता लें। इसी तरीके से यूनिट 5 के लिए क्या करना है, यूनिट 5 में आपका बलागा वादिहा है, खूब अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, बलागा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से उसमें इल्मुल उरूज है, वहां पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 10 में अरब का जीके है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अरबिक अप्लाई ग्रामर है, आप स्पेशल आपके लिए काम किया जाएगा। अरबिक ग्रामर के लिए अगर कोई किताब आप पढ़ सकते हैं तो किताब है नौल वाज़े के अलग अलग बात है। ये क्यों बोल रहा हूँ अन्नौल वाज़े, क्योंकि अन्नौल वाज़े से डायरेक्ट उसकी मिसालें आती हुई देखी हैं। शायद अन्नौल वाज़े से ही वो क्वेश्चन बनाते हैं, तो अन्नौल वाज़े की एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखी हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए ग्रामर के लिए आप अन्नौल वाज़े को पढ़ सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे आसान अंदाज में समझाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसलेशन में मैंने बताया उन किताबों का सहारा ले सकते हैं, या ट्रांसलेशन पे जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, क्योंकि मोस्टली ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन नहीं आता, बल्कि वो कभी आती है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा याद करें। डेली ट्रांसलेशन के लिए काम करें, डेली 10 वोकैबुलरीज आपको याद करना है, मतलब आपको 15-10 मिनट देना है, कुछ ना कुछ याद करना है, 15-10 मिनट ट्रांसलेशन को देना है, कुछ ना कुछ याद करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी बहुत सारे बच्चों के लिए गले की हड्डी बन जाता है और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और सेम ये वोकैबुलरीज में आप का है, हम अपनी तरफ से जो जो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड कराने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास किताबें मौजूद हो तो रोजाना जो आपके कमजोर एरियाज हैं उन पे 10-10 मिनट देके, 15-15 मिनट एक्स्ट्रा देके हैं। इसी तरीके से अरबिक कंप्रहेंशन भी बहुत सारे बच्चों की गले की हड्डी बन जाता है, वो पूरा का पूरा छोड़कर आते हैं, कुछ नहीं देखते, उन्हें पता होता है अरबिक कंप्रहेंशन छोड़ के आना है हमें, और अरबिक कंप्रहेंशन वो छोड़ के भी आते हैं। बताओ, 10 नंबर गवा दिए। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं, उन्होंने आके शिकायत की अरबिक कंप्रहेंशन में कुछ नहीं किया, या कभी बताते सर कुछ बता दो, सर कुछ बता दो, अरे मैं क्या बता दूंगा। मैं कहता हूँ पीवाईक्यू जो आपकी आंसर शीट है वो भेजो मुझे, आपने क्या गुल खिलाए हैं पेपर में जाके। जब पेपर भेजते हैं तो देखते हैं कि पूरा अरबिक कंप्रहेंशन लगा ही नहीं है इन्होंने कोई अरबिक कंप्रहेंशन नहीं लगाई है। तो जिनको भी अपने बारे में अगर पूछना है, समझना है, तो और इन्होंने पिछला एग्जाम दिया है तो अपने पिछली आंसर शीट दे सकते हैं, आंसर शीट देख के उनको कुछ गाइड वगैरह कर सकता हूं अगर वो चाहते हैं कुछ गाइडेंस लेना। इसी तरीके से पेपर वन के लिए कोचिंग जरूरी है। कौन सी हो सकती है, इसमें सबसे अच्छी बुक्स जो है वो केवी स्मतान की बुक्स है। ठीक है, कोचिंग किसकी है, कोचिंग के लिए मैं आपको तलबीर सर को देखें, आप यूट्यूब पे पढ़ें, सबका यूट्यूब पे मौजूद है। टीचर का मिजाज होता है, जब सबकी अपनी पसंद होती है, हो सकता है जो मुझे पसंद आए वो आपको पसंद ना आए। मैंने कोई उस टाइम पे तलबीर सर का कोई कोर्स नहीं लिया था, जो भी उनका यूट्यूब पे मौजूद था मैं यूट्यूब से पढ़ता था, और बहुत सारे यूट्यूब का मैंने फायदा उठाया था। वो एचजीआई पे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तलवीर सर को उनकी जो क्लासेस हैं, पता नहीं अब चला भी रहे हैं नहीं चला रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है। अगर वो क्लासेस चला रहे हैं उनकी क्लासेस देख सकते हैं, चाहे फर्मा पे जो मैम है क्लासेस। इसी तरीके से लखनऊ वाले भरत कुमार सर हैं, भरत कुमार सर, उनका भी देख सकते हैं। भरत कुमार सर के बारे में पहले मेरा जो इनके बारे में जो कहता था मैं, कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी देते हैं लेकिन इनके पास कंटेंट कम होता है। तलवीर सर के पास कंटेंट भी अच्छा होता है, समझा भी अच्छे देते हैं, कंटेंट भी बहुत, मतलब जितना चाहिए होगा होगा। भरत सर क्या करते हैं, समझा देते हैं लेकिन कंटेंट कम होता है इनके पास। तो आप समझ में तो आएगा, लेकिन जो डाटा उटा दिया होगा आपका बहुत सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन में जाएगा, वो शायद आप हल नहीं कर पाते हैं। ये पहले का मेरा परसेप्शन था, अभी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो अच्छे टीचर हैं, समझाने का बहुत उनके पास बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जेआरएफ हमारी वो खुशबू मैम है, कौन है, कौन सी मैम है, फिजिक्स वाला पे जो अभी गई है, गुलशन मैम भी है सर। गुलशन मैम है। इसी तरीके से और कुछ टीचर वहां पे चले गए, वो बायजूस या ग्रेडअप पे पहले होते थे, जिस टाइम पे ग्रेडअप का आपने नाम भी नहीं सुना होगा।
ठीक है, वो ग्रेडअप पे होती थी, फिर ग्रेडअप ने बायजूस को खरीद लिया, बायजूस ज्यादा खुद डूब गया तो फिर वो और कहीं चली गई। ठीक है, तो फिजिक्स वाला ये कुछ कोचिंग है जो आप जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किताबों में सबसे अच्छी जो किताब है वो केवीएस मदान की किताब है, उसके अलावा किसी और किताब की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 किताबें खरीद ली थी। पहले वो एक किताब चलती थी, क्यों खरीद ली थी, क्योंकि उस टाइम पे एक किताब चलती थी, पता नहीं क्या नाम था, ट्रू मैन की थी क्या, चलती थी वो, क्योंकि टीचर वगैरह के पास या अपने सीनियर के पास देखी, मैं वही किताब लेके आया। लेकिन बाद में पता चला कि शायद उसमें उतना नहीं है, और उसके बाद मैंने 2 किताबें, मैंने अरिहंत की किताब, अरिहंत की किताब ठीक है, लेकिन कंटेंट बहुत है, अच्छी लैंग्वेज है, ल्यूस मतलब सहल लैंग्वेज है उनकी, लेकिन कंटेंट काफी कम है। लेकिन केवी स्मरण उसमें कंटेंट इनफ है, आप कहीं से समझ के उनके कंटेंट को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो लगातार अपडेट करते रहते हैं, जहां जहां जरूरत होती है नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नई चीजें अपनी किताब में ऐड कर देते हैं, और वो किताब आज भी रेलिवेंट है, और उस किताब को आप पढ़ेंगे तो केवीएस मैदान थ्योरी के लिए मंगा लेंगे, और पीवाईक्यूज के लिए आप अरिहंत की जो PYQ है वो बना सकते हैं। मैंने कोई पीवाईक्यू नहीं बनाए थे, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। इसी तरीके से आप नजदीक पहुंच के जो पीवाईक्यूज हैं सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 किताबें मंगा लें, 2 किताबें इनफ है, बाकी उसके अलावा आप क्लासेस लें, और क्लासेस से आप नोट्स बनाएं, और तमाम चीजों को एक साथ करके, एक साथ रख के उनकी तैयारी करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इन चीजों पे गुफ्तगू हो सकती है, टीचर कौन हो सकते हैं, टीचर मैंने बता दिया। मैथ और रीजनिंग का क्या करना है, देखो मैथ के लिए आपको जरूर पढ़ाई करना है, मैथ को इग्नोर नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आप आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, मैंने पहले शुरू में बोला, कोई भी यूनिट अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, तो आपको कोई भी यूनिट इग्नोर नहीं करना है। कमजोर है, वही मैंने शुरुआत में ओवर आउटलाइन दी आपको, कोई भी टॉपिक आपका कमजोर है लिए उसको 10 20 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा निकालिए, शेड्यूल से उसको अलग करिए, मैथ को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, आप ओवरऑल क्लासेस लीजिए, ऐसे बंदे की क्लासेस लीजिए जो आपको अच्छे तरीके से समझा सके। बल्कि मैं मदरसा कहूंगा कि आप लोग ऐसे टीचर के पास ना जाया करें जो मतलब फॉर्मूला और उनमें से समझाते हैं, मैथ को फॉर्मूले से पढ़ाते हैं, फॉर्मूला मुझे भी समझ में नहीं आता असल में, तो जो फॉर्मूले से मुझे पढ़ाएगा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और मैथ और डीआई का मैं आपको बताऊं, कंप्रहेंशन लॉजिकल रीजनिंग, मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए थे। कितने? 20 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे इन टॉपिक्स में। ठीक है, मैथ डीआई एक ही चीज है, लॉजिकल रीजनिंग 80, 20 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। तो इसमें क्या किया था, मुझे क्या बहुत मैथ आता है? नहीं, मैथ नहीं आता मुझे, बिल्कुल नहीं आता, फॉर्मूला से मुझे टेंशन है, फॉर्मूला तो मुझे आते ही नहीं है बिल्कुल। उन टीचर से पढ़ना है जो इन चीजों को फॉर्मूला से हटाकर जिंदगी में लाइफ में अप्लाई करके सिखाते हैं। उनमें एक टीचर मुझे कल भी है, उनसे मैथ करेंगे, सबसे ज्यादा समझ में आएगा, जहां तक मैं कहूंगा सबसे ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरीके से यूपीएससी के टीचर हैं, सेम टॉपिक उनसे भी जाके पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे माना आपको कैलेंडर पढ़ना है, उनसे, वो कौन है, माधव कोठावे, इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी के टीचर हैं वो। ठीक है, तो उनसे जाके पढ़ सकते हैं। ये लोग फॉर्मूला पे कम ध्यान देते हैं, सिर्फ उतना ही फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं जहां फॉर्मूले के बगैर काम भी नहीं चलता है। फॉर्मूला जितना जरूरी होता है उतना फॉर्मूले के बताते हैं, और हम मदरसे वालों के लिए फॉर्मूला याद करना बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए आप ऐसे टीचर के पास जाएं जो हमारी जिंदगियों से रिलेट करके मैथ को समझा सके और मैथ को ठीक कर सके। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है पेपर 1 के लिए इंग्लिश अच्छी जरूर करें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो पेपर 1 आपको परेशान कर सकता है, बहुतों को परेशान करता है। कितने ऐसे बच्चे अपने अरबिक के लिए जो अरबिक में 90 क्वेश्चन सही करके आते हैं, फिर भी ना नेट होता है ना जेआरएफ होता है, क्यों? क्योंकि पेपर 1 में उनके 23 क्वेश्चन सही करके आए, 19 क्वेश्चन सही करके आए, 18 क्वेश्चन सही करके आए, आपके साथ ये चारों के साथ बहुत होता है। मोटिवेशन के लिए मैं आपको क्या कहूंगा, देखें कोई छोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है। बल्कि मैं एक रेशियो के लिए कहता हूँ, जेआरएफ जेआरएफ कहो तो जेआरएफ कितना मिलता है, 1% को मिलता है। और जबकि नीट का एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम समझा जाता है इंडिया में, उसका सक्सेस रेट क्या है, 1.8%। जितने अच्छे बेटे हैं उनमें से 1.8 का
नीट निकल जाता है, लेकिन जेआरएफ सिर्फ 1% निकलता है। इसलिए आप देखो, जेआरएफ भी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। नेशनल लेवल का एग्जाम निकालो तो नेशनल लेवल की आपकी इंशाल्लाह पब्लिसिटी भी होगी, नेशनल लेवल का कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। और देखो, इतना छोटा एग्जाम भी नहीं है। कहीं भी आप जाओ, जैसे ही कोई आपका इंट्रोडक्शन कराता है, इन्होंने जेआरएफ किया हुआ है, सामने वाले कहता है अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब है उस तरह की चीजें। इसी तरीके से फैमिली ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करिए। आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपके भाइयों ने, आपके बेटों, आपके ठीक है बेटों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं कि हमारी अम्मी कुछ करेंगी, हमारे भाई कुछ करेंगे, हमारी बहन कुछ करेगी, हमारी बेटी कुछ करेगी। तो उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशन जो है उनको पूरा कीजिए, मेहनत करना होगी उसके लिए आपको। इसी तरीके से कैरियर में ग्रोथ हो जाती है। मैंने अपने बहुत सारे भाइयों को देखा है जिन्होंने भी किया, या तो जेआरएफ के लिए ट्राई नहीं किया, जेआरएफ के लिए ट्राई किया तो जेआरएफ नहीं, तो पीएचडी में आगे नहीं जा सके, और पीएचडी में आगे नहीं जा सके तो एनी पर का सिलसिला। और वो आप छोटी मोटी जॉब, जो भी उनको जॉब मिली है वो जॉब कर रहे हैं। और पीएचडी के बाद आप देखो, अल्लाह ताला जिसके लिए राहें खोलना चाहें, आप बाहर पढ़ाने जाएं, इंडिया में प्रोफेसर बन जाएं, आप अब्रॉड कहीं जाकर प्रोफेसर बन जाएं, तो कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ हो जाती है। आप जेआरएफ लेकर आते हैं, और कैरियर ग्रोथ में ये भी कहता हूं मैं, कितने बच्चे हमने ऐसे देखे जिनका जेआरएफ निकल जाता है और उसके बाद उनको लगता है अच्छा हमने एक नेशनल लेवल का एग्जाम निकाल लिया, अब हम और एग्जाम भी ट्राई करेंगे, कॉन्फिडेंस आया है, हम यूपीएससी ट्राई करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे। और अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में लिखा होता है तो उनकी कैरियर ग्रोथ होती है और वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फेलोशिप आती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पीएचडी एडमिशन होता है, जेआरएफ अगर निकल जाए तो पीएचडी में एडमिशन आपका आसान हो जाता है। जेआरएफ देखते ही इंडिया में हमारा जो भाव है हमारे प्रोफेसर्स का, आपको जेआरएफ देखते ही, बल्कि मैं तो जामिया में होता था, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होती थी कि हमारे टीचर ने बोला है सिर्फ नेट लेकर आ जाओ तुम, तुम्हारा जामिया में एडमिशन हो जाएगा, पीएचडी में सिर्फ नेट लेकर आ जाओ। कि सर हमारा एडमिशन होना है, हमें एडमिशन चाहिए पीएचडी में। सर कह रहे हैं, एचओडी सर कह रहे हैं ठीक है नेट ले आओ, एडमिशन दे देंगे तुम्हें। और हुआ भी, मैंने देखा। उनके बाद फिर जो बहनें हमारी नेट लेके गई, उन्होंने जेआरएफ दे दिया नेट की बुनियाद पर। और आप समझो, जिस बच्ची का जेआरएफ निकल जाए, जिस बहन का, जिस भाई का हमारे जेआरएफ निकल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कबूल करने के लिए तैयार है। जो भी कहते हैं बाहर के बच्चे जो कहते हैं कि हमें जेएनयू में एडमिशन लेना, मैं कहता हूँ जेआरएफ निकाल लो, जेआरएफ निकाल लोगे जेएनयू में एडमिशन आसान हो जाएगा। हालांकि जेएनयू में जेआरएफ के बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि इनके पास जेआरएफ वाले ही बहुत हो जाते हैं। मान इनके पास 10 सीटें हैं और जेआरएफ वाले कितने हो गए, जेआरएफ वाले ही 20 हो गए। तो आप कहोगे यार जेआरएफ के बाद भी नहीं हुआ एडमिशन, तो आप देखो कंपटीशन है, यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की तलब आपको लगती है। फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, डिसिप्लिन के साथ रहना है। ये सिर्फ 3-4 महीने की बात है, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, ज्यादा किसी से बातें करते हैं, अपने दोस्त से, अपनी सहेलियों से, अपने ऊपर नीचे के रिश्तों से, अगर आप ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बातें करना बंद कीजिए। घूमते ज्यादा हैं, मूवी ज्यादा देखते हैं, सीरियल ज्यादा देखते हैं, पता नहीं क्या क्या ज्यादा देखते हैं, टाइम किलर्स जो भी हैं आपके, पता नहीं टाइम किलर्स मैंने लिखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। जो भी आपके टाइम किलर्स हैं, कुछ भी जो भी पढ़ाई से आपको दूर कर रहे हैं, उनको आप हटाइए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। 3-4 महीने मेहनत करिए और जेआरएफ निकालिए इंशाल्लाह। आपका इंटरव्यू, आपका पॉडकास्ट मैं लूंगा। इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहेंगे, ऑनलाइन वीडियो बना के देना चाहेंगे, वीडियो बना के दीजिएगा। अगर पॉडकास्ट आप मेरे साथ करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह पॉडकास्ट आपके साथ होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगी। सोहेल सर, असल में बीच में आपका याद आ गया, मैं आपको भूल गया था, हैं अभी आप? ठीक है, वो चले गए हैं। मैं सोच रहा था उनके कुछ अल्फाज सुन लें, और मुझे बीच में याद आया कि उनको सुनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, हो सकता है नोट्स बनाए होंगे, कुछ जो भी चीजें आपको लगी होंगी आपसे रिलेटेबल, जो आपकी कमजोरियां हैं, जो आपकी वीकनेस हैं, या किसी भी तरीके की, ये आपके लिए गाइड के तौर पर होना चाहिए, ऐसे गाइडेंस के, कि अब इसी मोटिवेशन के साथ इंशाल्लाह निकालना है। मैंने बताया कि जेआरएफ जितने निकलते हैं उनमें 60% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो ना घबराएं, जिनका दूसरा तीसरा चौथा है वो भी ना घबराएं। सारी चीजें अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा, आपको हटने नहीं दूंगा, आपको पढ़ने पर लगा रहूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप पढ़ सकें और अपना, अपने माँ बाप का, अपने अपने रिश्तेदारों का, सबका सपना पूरा कर सकें और एक जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो कोई क्वेश्चन है आपके पास? किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं 10-15 मिनट में। कोई डॉट? जी। सर मैथ का क्या मतलब है जी? मैथ मैथ पढ़ना है, मैंने उसमें क्या क्या पढ़ना है?
किन्होंने पूछा? असरार ने पूछा ये? ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं मैथ का क्या मतलब है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ में आपकी शुरुआत होती है, जैसे आपको फ्रिक्शन पढ़ना होती है, जो बेंडी से बोलते हैं 1/2, 1/3, 1/4, ये कुछ आपको समझना होता है। उसके अलावा आपका परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज का टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक है। इसी तरीके से आपका रीजनिंग होती है, रीजनिंग के टॉपिक है। ठीक है। यहाँ पर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको होता है, ये आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, या जो आपकी किताब होगी आपको वहां पता चल जाएगा कि कौन कौन सी किताब, कौन से टॉपिक है। का कैलेंडर का टॉपिक है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट जो है पढ़ना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये मैथ का मतलब है। और इसी मैथ की बुनियाद पर डीआई में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो कि एवरेज पर, रेशियो प्रपोर्शन पर, इसी तरीके से परसेंटेज पर कुछ क्वेश्चन आपके डीआई में आते हैं। डीआई का मतलब होता है जैसे स्कोर कार्ड। डीआई गोया की एप्लीकेशन है, मैथ की एप्लीकेशन है डीआई। इंटरप्रिटेशन, आपके सामने कोई डाटा दिया गया, जैसे आपके सामने अगर मेरा मार्कशीट रखी गई, तो आपको कुछ इंटरप्रेट करना होगा ना, कि अच्छा अब्दुल अजीम के इंग्लिश में 3 सालों में इंग्लिश में कितने आए हैं, इंग्लिश में कमजोर था क्या अब्दुल अजीम, आते ही नहीं थे नंबर। अच्छा, तफसीर में तो हमेशा 100 नंबर लेके आया, ये 3 सालों में 100 नंबर लेके आया है। अच्छा, तो 100% लेके आया। तो डाटा इंटरप्रिटेशन ये मतलब है, आपके सामने डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन ये मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन का। हम उसकी रियल लाइफ एग्जांपल समझती नहीं है कि रियल लाइफ उसकी, उसका यूजफुल क्या है, उसका फायदा क्या है। आप बताओ, मेरी मार्कशीट देखोगे 3 साल की, क्या ये डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है? आप बताओ, कोई आपसे पूछ रहे कि अब्दुल अजीज ने सीधा तफसीर और हदीस में कितने नंबर हासिल किए हैं, टोटल उनको जोड़ो 3 साल में। और इसी तरीके से इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर में उसने कितने नंबर हासिल किए हैं, इनका रोशियो पर क्वेश्चन बताओ। तो पता लगा कि 70% आए थे हदीस, अकीदा और तफसीर में, और मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर में आए थे 40%। तो बताएं, इनका रेशियो पर क्वेश्चन बताओ, ये इसका कितना परसेंट है। यही तो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ की एप्लीकेबिलिटी होती है। अप्लाइड मैथ होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एक तरह से, जो कि मोस्टली एवरेज, परसेंटेज, और टॉपिक उन्होंने डाल दिया यहाँ पर। तो डीआई जैसे हम हल करेंगे, तो आपका 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैथ को इग्नोर करेंगे, तो आप डीआई भी खत्म हो जाएगा, और डीआई को भी आपको नहीं मिलेगा, और 10 क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको छोड़ना पड़ेंगे। हो गया हल? जी। समझ गया। जी, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले सर हम जो पिछले सालों के पेपर जो देखते हैं उसमें ज़्यादा जो किताबें पूछी जाती थी, जैसा कि आपने एक दो बार पहले वीडियो में कहा भी है कि ज़्यादातर हमें जो है वो रटनी है चीज़ें। तो आज के एग्ज़ाम में लगता है कि वो रटने वाली चीज़ें कम हो रही हैं, तो ज़्यादा हमें फोकस करना है समझने पे। तो उसके बारे में हमें बताइए कि हमें वैसे कैसे चलना है। उसके लिए भाई, ये देखो, मैंने बोला, शुरू में ही बोला है कि रटने वाला जी। ट्रेंड बिल्कुल 2020 के बाद से ये कम करते रहे हैं, और जी। लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब रटने को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये तो समझना होगा ना, रटने को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है। ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेशन डाल दिया, इन्होंने अरबिक ग्रामर, अप्लाइड अरबिक ग्रामर डाल दी, इन्होंने रीडिंग कम्प्रहेंशन डाल दिया, इन्होंने बलागा के क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको इन चीजों को कम मजबूत करना है, बस सिंपल है, ट्रांसलेशन नहीं, ग्रामर है, ग्रामर को पढ़िए, आप ग्रामर के कवायद समझिए, आप रीडिंग कंप्रेशन है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप स्तर की अरबी की किताबें पढ़िए, उनका खुलासा करिए, उनको समझने की कोशिश करिए क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर आपकी कोई अरबी की इबारत लिखी हुई है, मैं आपसे कहूँ पढ़ने को, आपको समझ नहीं आ रही, तो यही तो कहूंगा कि आप इसको पढ़िए, है ना। जो आपकी कमजोरी है, जो रटने वाली चीजें हैं, और रटने वाली चीजें उनको रटना है ही, अगर रट के नहीं जाएंगे तब भी नहीं होगा। क्योंकि रटने वाले का पोर्शन अभी भी 50 से 60% है जिनको रटना है, समझने वाले का भी 30 से 40% है। और वो ये ट्रांसलेशन, ये दिख रहा है आपको 30 से 40 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन पढ़ना होगा, बताया। अरबिक के लिए अरबिक ग्रामर पढ़ना होगी, रीडिंग कंप्रेशन के लिए वही अरबिक मजबूत करना होगी, आपको टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, जिसके लिए आपको अरबिक की वोकेबलरी पढ़ना होगी। जो आपकी अदबी किताबें हैं, या अलग अलग किताबें जो भी आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए आप। और इसीलिए मैं कहता था, बल्कि पिछले जो मेरा लास्ट शाहीन बैच था, उसमें मैंने बोला था कि आप ये हन्ना फाफूरी वगैरह किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है यहीं से, है ना, यहीं से आपका
हन्ना फाखुरी मिसाल के तौर पे आप पढ़ें और हन्ना फाखुरी को कोई कंपैरिजन उठा ले, वो हो सकता है। आपने कोई न्यूज अरबी में पढ़ी, क्या पता उसी न्यूज से आपका कोई कंप्रेंशन आ जाए, तो आपको पता था हाँ ये न्यूज तो मैंने पढ़ी थी, तो फिर वो कंप्रेंशन पढ़ना आपका आसान हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका जो कंसेप्चुअल मतलब है ट्रांसलेशन अरबिक ग्रामर, और कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जिसमें कि कुछ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इमरुल कैस पे कोई और कंसेप्ट आने लग गया है, उसकी अदबी बातें पूछने जाने लगी हैं, या उसकी शायरी में डिटेल जाके उसकी लिटरेरी टेक्निक्स हैं वो पूछी जाने लगी हैं, जो पूछी जा सकती है, पूछी नहीं जाती, वो नहीं हो रहा। यही ट्रांसलेशन अरबिक ग्रामर कंप्रेंशन, इनको लाकर थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन को खत्म किया गया है, समझ रहे हैं आप? या रीडिंग जी जी सर। कंप्रेंशन को लाके रीडिंग कंप्रेंशन ट्रांसलेशन पे आपके 8 नंबर, आपके ग्रामर पे 8 नंबर, कितने हो गए भाई साहब? बहुत हो जाते हैं। फ्रीडियम से फ्रेसेस जिस तरह से प्रकृति की आपको कुछ लगने या नहीं, तो यही चीजें आपको करना है। इन पे कोई पूरी पूरी किताबें हैं, वो किताबें पढ़िए, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं कोचिंग्स ने, या मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उनको पढ़िए, और एक्स्ट्रा में जो उनकी रेफरेंस मटेरियल्स हैं किसी भी टॉपिक के, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ग्रामर के लिए अनमोल बातें पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़िए, जब वो मुकम्मल हो जाए फिर कुछ किसी और में चले जाना और चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर आपको पढ़ने से अरबिक ग्रामर समझ में नहीं आती तो आप फिर टीचर से पढ़िए, है ना? हो सकता है जी जैसे अगर अरबिक ग्रामर पढ़ूं, ठीक है, किसी को सब कुछ पता नहीं होता, अगर अरबिक ग्रामर के कंसेप्ट मैं पढ़ूं तो शायद मुझे पढ़ने से समझ आ जाएंगे, टीचर की जरूरत नहीं होगी। जिसको पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, चाहे इंग्लिश में लिखी हुई है, चाहे अरबिक में लिखी हुई, उर्दू में लिखी हुई है, जब आप समझ ना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आपको टीचर की जरूरत है, तो फिर जाइए और अरबिक ग्रामर टीचर से पढ़िए। बलागा पूरी पूरी एक तरह से कंसेप्ट क्लैरिटी पे होती है। अगर जो मशहूर एग्जाम्पल्स जाए तो बताओ बलागा कौन हल करेगा, है ना? जी सर। नए अशार देने लग जाएं, वो नए नए उठा के देने लग जाएं कहीं और से जाके, बलागल वाजिया को छोड़ दें और वही टॉपिक का तशबीह की मिसालें कहीं दूर से लेकर आ जाएं, बताओ क्या होगा? तो उसमें सलाहियत ही काम आएगी, जिनकी सलाहियत होगी, जिनकी अरबिक अच्छी होगी, उसके बाद असल कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां पर कि हाँ तशबीह क्या होती है, तशबीह मुफस्सल क्या होती है, मुअक्कद क्या होती है, मुजमल क्या होती है, वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके काम आएगी। आया है नवीद भाई कुछ समझ में? जी जी हाँ सर, आ गया समझ। और ये यूट्यूब चैनल्स किस तरीके के फॉलो करना, यूट्यूब चैनल ही बताए थे मैंने, गोया कि मैंने अगर आपको बताया तलवीर सर का जो कॉमर्स नेट अचीवर से पेपर 1 के लिए, उसको देखिए। इसी तरीके से आप फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल है नेट जेआरएफ पे जो पढ़ाने गए हैं वो देखिए, जेआरएफ अड्डा का यूट्यूब चैनल है वो देखिए, ठीक है। इंडिविजुअल टीचर्स हैं कुछ, इंग्लिश में एक मैम थी मैं उनको भूल गया हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, इंग्लिश में पढ़ाती, इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हैं, उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे, छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी उस टाइम पे, तो ये देखिए आप, ठीक है। अन अकेडमी पता नहीं इस टाइम पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा JRF के लिए, उनको देख लें, जेआरएफ अड्डा को देख लें, कॉमर्स अचीवर्स के लिए सबको देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स वाला के आपके टाइम पे फिजिक्स वाला को देख लीजिए, ठीक है, और इन्हीं की टेस्ट वगैरह ले लीजिएगा। एक चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है, पेपर 1 के लिए कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, अर्पिता करवा मैम, ठीक है, इन्हीं को मैंने बताया था, इनकी कुछ वीडियो कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दी थी, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ सैम्पल टेक्निक्स आती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी किताब से, तो मैंने उनकी किताब उनकी वीडियोस देख ली थी, इंग्लिश में बताती थी, और चीजें समझ में आ गई थी कि सैम्पल टेक्निक्स क्या होती कैसी होती हैं, सैम्पल मेथड्स कैसे होते हैं, तो उनके लिए मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल है, और कोई क्वेश्चन है? बाकी अरबी में यूट्यूब चैनल की हम एजुकेशन उनको देखिए, मैं जो नासिर सर का एसजीआई है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, उसमें मेरे लेक्चर्स हैं, उनके लेक्चर्स हैं, उनको देखिए। और एक और होते थे जौक यकीन वाले नशीर शमीम सर, उनको देखिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे हैं, उनका फायदा उठाइए, जो टेलीग्राम चैनल या ग्रुप वगैरह है। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम भाई यार, कुछ चीजें ऐसी होती ना कि एक बार कोई चीज रटते हैं फिर वो दूसरी चीज रटना शुरू करते हैं, पहली चीज से निकल जाए। तो ये जैसे तवारीख हैं, किताबों के नाम हैं, मुसन्निफीन के नाम हैं, ये सब कैसे जहन में रखी जाएंगी? जहन में शेख ऐसे ही, मतलब ये तो होगा ही, हर किसी के साथ होता है। आपको जैसे अगर सिमिलरिटीज बैठा सकते हैं किसी की, ये जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में इस तरह की कुछ चीजें आएंगी, सिमिलरिटीज बैठाना कि अच्छा 609 में ये हुआ तो 609 में वो हुआ था, इस तरीके से अगर कुछ सिमिलरिटीज आप बैठा सकते हैं। बहुत सारी किताबें यकसा होती हैं, तो उन किताबों के लिए नोट्स भी बनाए गए, और कुछ किताबें इस तरीके की लिखी भी गई हैं कि जिन पे सिमिलर सिमिलर किताबों के नाम लिख दिए। आपको मतलब इसके लिए रटना ही पड़ेगा,
तो उसके लिए जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है बहुत अहम है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप गलती करोगे या पीवाईक्यूज में आ चुका है, पीवाईक्यूज में आने के बाद ये जरूर होना चाहिए कि अच्छा ये पूछा जा चुका है। अगर हम पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा या कोई भी, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुका है। अगर आप पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, जाते हैं कि क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, इससे पूछा था नहीं पूछा था, तो आप गोया कि थोड़े अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो याद करने के लिए एमसीक्यूज का बहुत अच्छा मेथड है, एमसीक्यूज के लिए जरिए चले जाएं। वरना वही है कि आपको रट लगाना है, उनमें कुछ सिमिलरिटीज आप बैठा सकते हैं तारीखों में, अच्छा उसकी, या इसी तरीके से हम ऐसे देखें 2000 में उसकी वफात हुई, उसकी वफात हुई 2004, उसकी वफात हुई 2003, उसकी वफात हुई 2004, उसकी वफात हुई 2003 में, उसकी वफात हुई, करने की कोशिश करते हैं, है ना। उसकी वफात हुई 2007, उसकी वफात हुई, या 1906 में ये पैदा हुआ, 1907 में ये पैदा हुआ, इस तरह की कुछ चीजें करते हैं। ठीक है। या फिर किताबों में, मैं कहता हूं किताबों में कैसे याद करवाता था मोस्टली मैं, कि अहम किताबें देखने की कोशिश करो। किसी भी बंदे की माना उसका नाम आते ही 3-4 किताबें आपके ध्यान में आएंगी, अबुल हसन अली नदवी, और कुछ ध्यान में आ रही है। तो जो भी 3-4 किताबें जी आपके जहन में आए, तो आपको पता लगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट किताबें, अपने माइंड को आप फोकस दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट किताबें ने मुझे याद करना है। वो 3-4 किताबें याद हो गई, उसके बाद वो 3-4 किताबें जब आपके माइंड में चली जाएं, फिर उसके बाद 3-4 अगली किताबों पे जाइए। मैं अपना क्या करता था, मिसाल के तौर पे यहां पर तरतीब के साथ 10 किताबें लिखी हुई हैं, बल्कि कितनी कितनी लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 किताबें लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करता था, इनमें से मैं पहली बार अगर मैंने याद किया तो मैंने इसको याद कर लिया, मुझे लगा ये अहम है। जो भी आपका लॉजिक हो किसी किताब को अहम बताने का, क्योंकि हमारा दिमाग वही याद करता है जिसे हम बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम है। फिर आपने बताया अच्छा ये अहम नहीं है, ये अहम नहीं है, छोड़ दिया, रखा उसको, पढ़ा उसको भी, लेकिन आपने इसको हाईलाइट कर दिया। मैं अपनी किताबों पे पेन वगैरह बहुत चलाता हूँ, गंदी आदत है, लेकिन मुझे लगा मुझे किसी को किताब देना नहीं है, मुझे पढ़ना, अपना पूरा फायदा उठाना है मुझे। तो माना यहाँ पे मैंने कुछ कर लिया, इस किताब को पढ़ लिया, इस किताब को याद कर 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 लिया। तो पहली बार में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 किताबें, 20 में से 30 में से 8 किताबें मैंने अपने जहन में बैठा ली मैंने। अगली बार भी वो हाईलाइट किया आपने, या उन पे गोला लगाया, या आपने उनको ये शक्ल किया, कुछ भी किया, वो 8 किताबें आपके जहन में रहेंगी। अब उसके बाद जब वो 8 किताबें बिल्कुल पक्की हो जाएं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा हाँ ये तो मेरा पक्का हो चुका है। क्यों पता लगेगा? पीवाईक्यूज के जरिए पता लगेगा, आपको एमसीक्यूज के जरिए पता लगेगा कि हाँ ये 8 किताबें पक्की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद ये वाली किताब याद कर लीजिए, उनकी दो फिर सर्किल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, अब वो को भी एम में ले आइए, और इंशाल्लाह फिर याद हो जाएगा। इस तरीके का कुछ टेक्निक यूज की जा सकती हैं। सर आप कैसा है शेफ? जी सर, आप पेपर 1 की तैयारी कराएंगे या पेपर 2 की, या दोनों की? पेपर 2 की सिर्फ। कौन है आप? सर अच्छा, कपिल यहाँ पे वर्मा सब जो नाम। ना नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिएगा सारे लोग अपना। जी जी। जी शेख, और कोई क्वेश्चन है? सर। सोहेल सोहेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, हाफिज साहब? सर जो आप कल आप चले पढ़ाएंगे हमें। हेलो। जी हम्म, जी जी। जी। सर जो आप हमें कल पढ़ाएंगे, क्या उसके हमें नोट्स मिलेंगे फिर पहले से ही, पढ़ाने से सर पहले अगर आपको मिल। क्या बताऊं, मैं नोट्स को तो मैं पहले दूंगा, ठीक है, नोट्स पहले दूंगा, जी लेकिन यहाँ पर मसला नोट्स का नहीं है। ठीक है, पहला यूनिटी होगा, लेकिन मसला ठीक। नोट्स का नहीं है। इसी वजह से कहा नोट्स को भूल जाना, आपको पास नोट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, ऐसा कुछ मैं आपको अलग से नहीं देने वाला हूँ। जो ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है उसी को शायद रिपीटेशन करूंगा, नए बच्चों को नया लगेगा, लेकिन पुराने बच्चों को शायद नया ना लगे। जी तो सर। मैंने जो बताया, अगर क्लास में कोई मौजूद है तो यहाँ पर रखें। हाँ, नए बच्चों के लिए नोट में कहूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। पुराने बच्चे आप नोट्स के लिए भागेंगे, नोट्स के लिए नहीं। पुराना बच्चा कोई भी नोट्स के पीछे नहीं भागेगा, कोई भी नहीं भागेगा। आपने पढ़ रखा है बहुत कुछ, बल्कि मैं कहूंगा पुराने बच्चों के लिए मेरे नोट्स हैं ही नहीं है, नए बच्चों के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई तूफान लेके नहीं आया हूं मैं कोई नॉलेज बना के नहीं लाऊंगा कि नहीं। असलुल लुगल अरबिया पे, असलुल लुगल अरबिया की जो किताबें चीजें मौजूद हैं नोट्स में, वही आएंगी, कुछ और नहीं लेके आऊंगा मैं। तो पुराने बच्चों के लिए तो कोई नोट्स नहीं है, मना करूंगा, बल्कि मैं सख्त तस्जीर करूंगा, बिल्कुल उसको यूज नहीं करना। आपके पास जो है,
सुनते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप मोटिवेशनल के लिए मुझसे जुड़िए, ताकि आपका फोकस बना रहे, मोटिवेशन बना रहे, और पढ़ते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, मिसगाइडेड ना हो, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज बराबर लगाते रहें। इसके लिए आए गोया कि पुराने बच्चे नोट्स के लिए नहीं आए। समझ रहे हैं ठीक आप? ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। जी सुहेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर पेपर 1 की तैयारी कैसे होगी सर फिर? पेपर 1 के लिए तैयारी मैंने कुछ बताया है वैसे ऊपर। ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये दोनों पेपर 2 के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, यूट्यूब के लिए। और ये इसमें ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग चीज़ों पे यूट्यूब की वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, मैं ये नहीं हो कि कोर्स चलाता हूँ सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होता। यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स भी आएंगे बहुत सारे जो आपके हेल्प करेंगे, स्टडी जी की वीडियो आएंगी, आपको सब कुछ आएगा यूट्यूब पे, समझो बहुत कुछ आएगा। ठीक है। और यूट्यूब पे मैंने बोला पेपर 1 को पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा, चाहे कोई लेक्चर, कोई बैच निकाल के पढ़ाने की कोशिश करें या कुछ करें, यूट्यूब पे बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, यूट्यूब पे मैं भी कल ही वीडियो बना दूं, मैं कल या परसों वीडियो बना दूं इन्हीं पेपर 1 की कैसे तैयारी करना है पूरी, क्योंकि अब लेक्चर 2 घंटे से ऊपर का हो गया। ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज का। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, आवाज़ बहुत ब्रेक हुई है आज तो। हमारे यहाँ सबके नेटवर्क तो ठीक है, शायद हो सकता है अगर आपसे वहाँ कुछ। पता नहीं, मैं देखता हूँ, पूछ के देखता हूँ क्या रीजन हो सकता है, आप लोग बताना मुझे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वाईफाई है कोई, मतलब या तो वाईफाई हल्का चल रहा है, ऐसा हो सकता है, वाईफाई जी में जी। कहीं ना हो। हाँ सर, वो हल्का चल रहा होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। हम्म। जी जी, वो वजह सर भी हो एक सकती है। सर एक चीज मैं नोटिस किया हूँ, जब आप करीब करीब में आके बोलते हैं तब थोड़ा अटक जाते हैं, दूर से बोलते हैं तो क्लियर रहता है, ये भी चीज नोटिस किया। जी। जब आप करीब में आके बोलते हैं तब ब्रेक करता है, जब दूर से बोलते हैं तो ब्रेक नहीं करता है। अच्छा अच्छा। और सर जब आप थोड़ा आस्ता बोलते हैं तो तब ठीक रहता है, तो तेज जब बोलते हैं फिर कटता है। अच्छा अच्छा, मैंने गेट बंद कर दिया था, वाईफाई इधर लगा था, ये तो वजह नहीं हो सकती है। हाँ सर, वो रेंज पकड़ने में थोड़ा हो सकता है सर। अच्छा, जी 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 चलो जी। कल देखते हैं, ये खोल के बंद करके रख दिया था मैंने। ठीक है। जी सर, ठीक सर अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए सर। मेरे बारे में, चलो बता देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल अजीम है, ठीक है, अब्दुल अजीम। और जामिया इस्लामिया इस्लामिया से मेरी फजीलत हुई है 2000 में, 2019 में बीए हुआ है, चलो कैसे हो गया ये। ठीक है, 2021 में मेरा बीए हुआ है जामिया से प्राइवेट। ठीक है, 2021 में 2016 में जामिया इस्लामिया से डिबेट में गया था, इंटरनेशनल डिबेट। 2021 में मेरा एमए हो गया हैदराबाद, एफयू हैदराबाद से। 2021 21 ना, हाँ 2022 में मेरा एडमिशन हो गया जेएनयू में। और अभी जेएनयू में मैं पीएचडी चल रही है, आखिरी साल है, जेएनयू से पीएचडी चल रही है, आखिरी साल है बस। इतना ही कुछ है, और क्या, अहले हदीस हूँ मैं। ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ना, और मैं मुतशद्दिद नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, जो भी। ठीक है। कोई कहता है आप मुतशद्दिद हो, कहते हैं कैसे मुतशद्दिद हो, आप हमें गलत कहते हो, मतलब आप हमें, सामने वाले को गलत कहते हो। मैं कहता हूँ भाई साहब, मैं अपने को सही समझता हूँ, और आपको अगर सही समझता होता तो आप ही ना हो जाता मैं। मुझे नहीं लगता, मेरी नजर में लगता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं कह रहा। ठीक है, आपको जी बुरा सर। नहीं कह रहा, आपसे लड़ नहीं रहा, आपको नफरत नहीं कर रहा। आज से 2018-19 की मेरी वीडियो देखिए, मैंने बोला है कि मसलकों की बुनियाद पर लोगों से लड़ना बंद कीजिए, मत करिए इन चीजों की बुनियाद पे नफरत, बल्कि मैं तो रिलीजन की बुनियाद पे नहीं करता। ठीक है। तो तशद्दुद का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ सही समझते हैं, जो चीज़ हक समझते हैं, उसको बोलना अपना फर्ज समझते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप तक यहाँ तक जुड़ने के लिए। कल की क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, उसका टॉपिक असलुल लुगल अरबिया। आपके नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे आप तक इंशाल्लाह 10-11 बजे तक। ठीक है, 10-11 बजे तक आपके नोट्स में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे या ऐप में डालने का होगा तो ऐप में भी डाल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, जजाकमुल्लाह खैर, वासन जजा, बारकल्लाहु फीक। अजमा भाई।